इंडियन पॉलिटी की 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में हम लोग जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये जितने भी अधिकार हैं गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, अधिकारों का सुनहरा त्रिकोण कहते हैं। हमारा समाज, भारतीय समाज कर्म प्रधान समाज था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्म आधारित वर्गीकरण थे और इसमें मोबिलिटी थी। लेकिन आगे चल करके इसमें बुराई आ गई और लोगों ने इसको जाति का आधार बना लिया और जाति की व्यवस्था जन्म लेने लगी। हमारे देश में जाति के आधार पर इतनी कट्टरता रही है और आज भी इस देश में जाति आधारित जनगणना और जाति आधारित राजनीति, जाति आधारित वोट, जाति आज भी भेदभाव का आधार बनकर उभरी है। राज्य का उच्च न्यायालय भी होता है और न्यायपालिका भी होती है। अगर विधानसभा और सरकार दोनों काम न करे तो समाज का अभी भी एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा क्षेत्र है, दूर दराज क्षेत्रों में, गांव में रहने वाला, छोटे शहरों में रहने वाला या बड़े शहरों में भी रहने वाला, लेकिन बेहद परंपरागत सोच वाला, जहां महिलाओं को अभी भी पूरी तरीके से बाहर निकलकर कार्य करने की पूरी छूट नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास में हम लोग 7th की एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में हम लोग जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ एनसीईआरटी पढ़ने का अप्रोच क्या है, हमारा क्लास में क्या अप्रोच है हमारा पढ़ने का। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने का आशय हमारे लिए ये नहीं है कि हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी की यहाँ पर, बल्कि हमारे लिए एनसीईआरटी पढ़ने का आशय है कि एनसीईआरटी की 7th क्लास की बुक में जो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए दिए गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स पर हम यहाँ चर्चा करें और उन कॉन्सेप्ट्स की आपके लिए क्लैरिटी करें। आपको वो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो एनसीईआरटी पढ़ने का मकसद यही है और इसी उद्देश्य से हम लोग एक एक टॉपिक की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक एनसीईआरटी में आपके लिए दिया गया है वो है समानता का टॉपिक। इक्वालिटी। इक्वालिटी के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। इक्वालिटी होती क्या है? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इस तरीके के अधिकार हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं। और राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये जितने भी अधिकार हैं, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है या जीवन जीने का अधिकार है, इसको हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, अधिकारों का सुनहरा त्रिकोण कहते हैं। और ये अधिकार किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अगर इन्हें संविधान प्रोटेक्ट नहीं करता है तब भी ये माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी के ये अधिकार संरक्षित रहने चाहिए, प्रोटेक्टेड होने चाहिए। फिलहाल हमारा संविधान ये अधिकार हमें उपलब्ध कराता है। हम लोग उसे मूलाधिकारों के हिस्से में पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे जब और एडवांस लेवल पर हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस है समानता होती क्या है और किस तरीके से समानता को स्थापित करने का प्रयास हमारे देश में किया गया है। अगर हम लोग समानता के विपरीत बात करें तो समानता के विपरीत क्या होता है? असमानता, भेदभाव। ये समानता के अगेंस्ट है, समानता के विपरीत है, इसका विलोम है कह लो। इसका मतलब ये है कि अगर हम समानता स्थापित करने की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा आशय ये है कि जितने भी असमान व्यवहार हैं, जितने भी तरीके की असमानताएं हैं जिनके आधार पर भेदभाव किया जाता है, उन सभी असमानताओं को अगर हम समाप्त कर दें, उन असमानताओं का अंत कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने समानता स्थापित की है, इक्वालिटी स्थापित की है। अब चूंकि भांति भांति रूपों में असमानताएं रही हैं, अलग अलग रूपों में असमानताएं रही हैं, इसलिए हमारा संविधान असमानताओं के उन सभी रूपों को समाप्त करने की बात करता है। अब देखो, यहाँ पर भी जो असमानता है, एक दो तरीके की असमानता हो सकती है। एक होती है बच्चों प्राकृतिक असमानता। एक होती है प्राकृतिक असमानता। प्राकृतिक असमानता का मतलब है जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई, छोटा कद हो गया, किसी की लंबाई कम है, किसी की लंबाई अधिक है, तो कद हो गया, रंग हो गया,
कोई काले रंग का व्यक्ति है, कोई गोरे रंग का व्यक्ति है, यानी स्किन का कलर, चमड़ी, स्किन का कलर। लिंग हो गया, यानी पुरुष और स्त्री होना, पुरुष और स्त्री होना, ये सब प्रकृति की देन है, ये सब नेचर गिवन है। आप अपना रंग नहीं बदल सकते, कितना भी फेयर एंड लवली लगा लो, सब फर्जी है। वो सब केवल कमाई का ज़रिया है। वो पढ़ेंगे आगे, विज्ञापन भी आप यही 7th क्लास में दिया गया है चैप्टर। तो विज्ञापन और संचार माध्यम वो पढ़ना है हम, तो विज्ञापन बताएंगे आपको। तो वो सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता, जो नेचुरल कलर है वही रहेगा। तो पुरुष होना, स्त्री होना, रंग किसी का होना, कद लंबाई कम ज़्यादा होना, इसके आधार पर हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये प्राकृतिक असमानताएं हैं, ये प्रकृति प्रदत्त हैं, इसका मतलब है नेचर गिवन है, इसमें हमारा कोई वश नहीं है। किसी का रंग क्या होगा इसमें आपका कोई वश नहीं, कोई पुरुष होगा या स्त्री होगा इसमें हमारा कोई वश नहीं है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये हमारे नियंत्रण से परे हैं ये चीजें। इसलिए अगर इन प्राकृतिक असमानताओं के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो वो समानता का उल्लंघन है। अगर इन आधारों पर हम किसी के साथ असमान व्यवहार करें, भेदभाव करें, तो ये असमानता मानी जाएगी, इसे असमानता माना जाएगा, यानी ये समानता का उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि ये प्रकृति की देन है, इसके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, इसके आधार पर हम किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं कर सकते। अगर हम इन आधारों पर किसी के साथ असमान व्यवहार करने लगे तो फिर वो असमानता की कोट में आता है और समानता का उल्लंघन माना जाता है। इसी तरीके से कुछ कृत्रिम असमानताएं हमने बनाई हैं, ये तो प्राकृतिक असमानता है। कुछ कृत्रिम असमानता भी है, मैन मेड है, जैसे जाति है, धर्म है। जाति और धर्म किसने बनाए? हमने और आपने मिलकर बनाए। पहले तो जातियां होती ही नहीं थी। हमारा समाज, भारतीय समाज कर्म प्रधान समाज था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्म आधारित वर्गीकरण थे और इसमें मोबिलिटी थी। शूद्र यानी जो सेवा करने का कार्य करता है, जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस शूद्र हुआ कर्म के हिसाब से। बैंक में काम करने वाला कर्मचारी शूद्र हुआ, जितने भी लोग सर्विस सेक्टर में हैं वो सब शूद्र हुए। जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं वो ब्राह्मण हुए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए हैं वो क्षत्रिय हुए, जितने भी लोग प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं वो वैश्य हुए। समाज का वर्गीकरण ये था, लेकिन आगे चल करके इसमें बुराई आ गई और लोगों ने इसको जाति का आधार बना लिया और जाति की व्यवस्था जन्म लेने लगी और इस जाति के आधार पर भी ऊंची जाति, नीची जाति और इस तरीके का वर्गीकरण कर दिया गया। ये वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण है, हमने आपने बनाया है, ये प्राकृतिक वर्गीकरण नहीं है। इसलिए इसके आधार पर भी अगर भेदभाव होगा तो वो असमानता में आएगा। इसके आधार पर भी अगर असमान व्यवहार हुआ, भेदभाव हुआ, तो वो भी समानता का उल्लंघन माना जाएगा। धर्म है धर्म भी हमने बनाए। भाई इस्लाम धर्म 1400 साल पहले अस्तित्व में आया, ईसाई धर्म लगभग 2000-2500 साल पहले अस्तित्व में आया। तो धर्म भी हमने बनाए। जाति, धर्म, वंश, परंपराएं, ये सब हमारे द्वारा बनाई गई चीजें हैं। प्रकृति ने नहीं बनाया, नेचर ने नहीं बनाया। और अगर इसके आधार पर भी हम असमान व्यवहार करें और हम भेदभाव करें तो इसके आधार पर भी किया जाने वाला जो असमान व्यवहार है, भेदभाव है, वो असमानता कहलाता है, यानी वो समानता का उल्लंघन कहलाता है। तो समानता का मतलब है कि हम
समान व्यवहार का सिद्धांत अपनाएं सभी के साथ। समान व्यवहार का सिद्धांत अपनाएं। लेकिन समान व्यवहार का सिद्धांत अपनाने का मतलब है कि इस प्राकृतिक असमानताओं को स्वीकार करते हुए, क्योंकि ये तो प्राकृतिक असमानताएं हैं, इन्हें तो स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम जब इन प्राकृतिक असमानताओं को स्वीकार करते हुए इस बात पर बल देते हैं कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव मूलक व्यवहार नहीं होगा, हर किसी के साथ समान व्यवहार होगा, किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं होगा, तो इसी को हम समानता कहते हैं। हमारे लिए समानता महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय समाज जाति, धर्म इन सभी आधारों पर बटा रहा है। भारतीय समाज में पुरुष और स्त्री के आधार पर भी भेदभाव होता रहा है, खूब होता रहा है। और अन्य देशों में तो गारे गोरे और काले रंग के आधार पर, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में तो रंग के आधार पर भेदभाव होता रहा है। नस्ल के आधार पर, रेस के आधार पर भेदभाव होता रहा है। तो केवल भारत ही भेदभाव का शिकार नहीं रहा, भारत में ही लोग भेदभाव के शिकार नहीं रहे। विश्व के अलग-अलग देशों में भी लोग भेदभाव के शिकार रहे। इसका मतलब यह है कि समानता का सिद्धांत केवल हमारे लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समानता का सिद्धांत विश्व के हर देश के लिए, हर कोने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर देश में लोग किसी न किसी आधार पर भेदभाव के और असमान व्यवहारों के सिद्धांत के, असमान व्यवहारों के शिकार रहे हैं। लेकिन ये मानवता के विरुद्ध है, ये मनुष्यता के विरुद्ध है और इसीलिए समानता के व्यवहार की कल्पना की जाती है। समानता के सिद्धांत के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर ने, देखो, समानता के लिए कहा था उन्होंने, ये डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है। उन्होंने कहा था, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। और अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, हमने बताया ये अभी आपको, कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ इन किसी भी आधारों पर भेदभाव किया जाए, तो क्या वह व्यक्ति आत्मसम्मान पूर्वक जी सकेगा? नहीं जी सकेगा। हमारे समाज में तरह तरह के भेदभाव होते रहे हैं, आपने भेदभाव देखे होंगे। ग्रामीण परिवेश में ये भेदभाव आवश्यकता से अधिक होता है, क्योंकि वहाँ रूढ़िवादी परंपराएं, मान्यताएं प्रचलन में हैं। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, साक्षर नहीं हैं। जो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जागरूक नहीं हैं। बहुत पुरानी दकियानूसी रूढ़िगत मान्यताओं, परंपराओं में जकड़े हुए। सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आपको इस प्रकार का भेदभाव दिखेगा। जातियों में ऊंची जाति, नीची जाति बांट दी गई है। कुछ लोग आपको कुर्सी पर बैठे हुए देखेंगे, कुछ लोग आपको जमीन पर बैठे हुए दिखेंगे। ये कुर्सी पर बैठना और जमीन पर बैठना, ये स्वयं के अनुसार किया गया चयन नहीं है, बल्कि ये परंपरागत जाति धर्म के आधार पर किया गया चयन है कि एक विशेष जाति के लोगों को जमीन पर ही बैठने दिया जाएगा, उन्हें कुर्सी बैठने के लिए नसीब नहीं होगी। और एक विशेष जाति के लोगों को कुर्सी पर बैठने दिया जाएगा, उन्हें जमीन पर बैठना नहीं होगा। इस तरीके की घटनाएं ग्रामीण समाज में आप आसानी से देख सकते हैं, कहीं कहीं शहरी समाज में भी आप देख सकते हैं। ये असमानता है, ये भेदभाव है और ये समानता का उल्लंघन है। और ये उन व्यक्तियों के आत्मसम्मान के विरुद्ध है जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि ईश्वर की नज़र में सब बराबर है, ऐसे ही संविधान की नज़र में सब बराबर है। हमारा संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है और हमारा संविधान इस बात का वर्णन करता है कि सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए?
सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार। भारतीय संविधान में इसके लिए राइट टू इक्वालिटी बताई गई है। यानी समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान में समता का अधिकार, इसको संविधान में लिखा है समता का अधिकार, यानी बराबरी का अधिकार दिया गया है। कैसे दिया गया है अधिकार? संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के, संविधान अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा गया है। तो संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के बारे में प्रावधान वर्णित किए गए हैं। क्या क्या बातें समानता के बारे में संविधान में बताई गई हैं? पहली बात आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 है, जो ये कहता है, बहुत विस्तार में आर्टिकल 14 की व्याख्या हम लोग एडवांस लेक्चर में करते हैं, पूरी एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर उतनी गहराई से आपको लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो लेवल आपको बताया गया है उसी लेवल पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 की जो चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं, चर्चा इससे और व्यापक है, इससे और अधिक गहन है, लेकिन हम लोग उस गहराई में यहाँ पर आज नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 7th की बुक को फॉलो कर रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड की बुक को। तो आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं। सभी बराबर हैं। कानून सबको एक नजरिए से देखता है। कानून की निगाह में सब बराबर है। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी कद हो, कैसा भी रंग हो, पुरुष हो, स्त्री हो, इन सभी आधारों पर कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कानून की निगाह में सब बराबर है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर है। अगर आप मनुष्य के साथ इन आधारों पर भेदभाव कर रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर की सत्ता में विघ्न पैदा कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है, चूंकि हमारे यहाँ शासन संविधान से चलता है, संविधान से, ये तो मैंने अध्यात्म की बात की, लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो भारत का शासन संविधान से चलता है, और संविधान भी सबके साथ बराबरी के, समानता के व्यवहार की बात करता है। और अगर इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो ये संविधान के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, सब एक समान है। अब इसी बात को आर्टिकल 15 में भी आगे समझाया गया है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। अब देखो, आ गया धर्म, आ गया जाति, आ गया मूल वंश, कौन सी वंशावली है आपकी, किस वंश के हैं आप, लिंग मतलब पुरुष हैं, स्त्री हैं, जन्म स्थान कहाँ का है, किस क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर भी लोग भेदभाव करते हैं, तो जन्म स्थान कहाँ का है आपका। इन सभी आधारों पर किसी भी भारत के नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा इन आधारों पर, क्योंकि पहले होता था। और पहले भेदभाव कहाँ कहाँ होता था? कई जगहों पर होता था। दुकान में, सामान लेने में, होटल में, रेस्टोरेंट में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल में, तालाब, कुआं, इन सब से पानी भरने में, सड़क का उपयोग करने में,
स्नान घाट का उपयोग करने में, सार्वजनिक समागम या मनोरंजन के जो स्थल होते हैं, इन सब का उपयोग करने में इत्यादि। पहले तो इन जगहों पर भी समस्या थी। हमारे देश में जाति के आधार पर इतनी कट्टरता रही है और आज भी इस देश में जाति आधारित जनगणना और जाति आधारित राजनीति, जाति आधारित वोट, जाति आज भी भेदभाव का आधार बनकर उभरी है। न जाने हम लोग इस मानसिकता से कब ऊपर उठेंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी बात अभी हमने की, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुक लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था का उन्मूलन। वे चाहते थे कि इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो, क्योंकि लोगों के द्वारा बनाया गया वर्गीकरण है और भेदभाव करने के लिए बनाया गया वर्गीकरण है। और जब तक इस तरीके के भेदभाव रहेंगे, हमारे देश में कभी भी इक्वालिटी की स्थापना अच्छे रूप में, आदर्श रूप में नहीं हो पाएगी। और पहले तो और भी बुरी स्थिति थी, क्योंकि इन्हीं आधारों पर किसी को दुकान में जाने से, होटल में जाने से, तालाब से पानी भरने से, कुएं से पानी भरने से, स्नान घाटों पर नहाने से, सड़क पर चलने से, जो सार्वजनिक उपयोग के, सार्वजनिक समागम, जो सार्वजनिक उपयोग के स्थल होते हैं, जैसे कम्युनिटी हॉल वगैरह होते हैं जहां आप रहते हैं, वहां पर पब्लिक प्लेसेस हैं, ऐसे समझ लो, उन सभी स्थानों का उपयोग करने में भी इन सारे आधारों पर भेदभाव किया जाता था। बहुत सारे स्थलों पर कहीं महिलाओं के जाने की मनाही होती थी, कहीं जाति के आधार पर लोगों के जाने की मनाही होती थी, या तरह तरह की शर्तें लगाई जाती थीं। तो इस तरीके से इन स्थानों का उपयोग बड़े पैमाने पर भेदभाव के अधीन हुआ करता था। हम लोगों ने देखा है, जो हमारा प्राचीन समय रहा है, स्वतंत्रता के पहले का समय रहा है, कि कुएं से पानी भरने के लिए मारपीट हो जाती थी, क्योंकि एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोग कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, तालाब से पानी नहीं भरने देते थे। अभी भी कहीं कहीं देश के कोने में कभी कभी इस तरीके की घटनाएं आ जाती हैं। ये दुखद है और बेहद शर्मनाक है, मनुष्यता पर कलंक है, मानवता पर कलंक है। हम सब ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, इसलिए मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण इस प्रकार की होने वाली घटनाएं किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, अशोभनीय है। इनका समापन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी नहीं हो पाया, जबकि संविधान ने 75 साल पहले ही इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। तो आर्टिकल 15 इन सब का उपयोग सबके लिए ओपन करने के अवसर छोड़ता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, जहाँ बहुत सारे स्थलों पर, सड़कों पर जब कुछ विशेष लोग जाया करते थे, तो बाकी लोगों को सड़क से नीचे उतर कर खड़े हो जाना पड़ता था। कभी-कभी तो चप्पल उतार के खड़े हो जाना पड़ता था, जातिगत आधार पर। अब मैं लोगों का नाम, शहर का नाम, जगह का नाम नहीं लेना चाहता, व्यक्तिगत हो जाएगा वो। लेकिन इस तरीके के एग्जाम्पल खूब रहे हैं, आज़ादी के बाद भी खूब रहे हैं, और अभी भी कभी-कभी कहीं न कहीं इस तरीके की घटनाएँ, दुर्घटनाएँ दुर्घटनाएँ हैं ये, अशोभनीय आचरण है, घट जाते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। पढ़े लिखे हो सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी इस प्रकार का अव्यवहार करते हैं। एक सत्यमेव जयते आता था, टीवी में एक सीरियल आता था। उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय और ऐसे-ऐसे जगहों के लोगों के, प्रोफ़ेसर्स की बातें बताई गई थी, जो किस तरीके से दूसरों के साथ भेदभाव का आचरण करते हैं। देखा होगा आपने वो सीरियल। तो कितनी चिंता की बात है। तो पढ़े लिखे होना ही पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता है जागरूक बनने की। तो पढ़े लिखे, पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है अच्छे जीवन के लिए, लेकिन उसके साथ जागरूक होना भी ज़रूरी है। तभी इस प्रकार के भेदभाव का हम अंत कर पाएँगे, और तभी लोगों के साथ बेहतर आचरण कर पाएँगे, समान आचरण कर पाएँगे। इसके बाद आर्टिकल 16 है, हालाँकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन हम चर्चा कर ले रहे हैं। ये नौकरियों में समान अवसर है। नौकरियों में समान अवसर है।
और भेदभाव का अंत है कि भई जो सरकारी नौकरियाँ हैं, उन सरकारी नौकरियों में भी सभी लोगों को समान अवसर मिले और किसी भी तरीके का जो भेदभाव है, उस भेदभाव का अंत हो। ये सब बातें संविधान कहता है, लागू की गई हैं चीज़ें। आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है संविधान का। अनुच्छेद ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं रेफ़रेंस के तौर पर बता दे रहा हूँ कि संविधान में क्या-क्या कहा गया है, कहाँ कहा गया है। आर्टिकल को विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता का समापन, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत कहते हैं हम इसे। छुआछूत यानी किसी को छूने से परहेज करना, अछूत मानना किसी को अछूत मानना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर, बीमारी के आधार पर, इत्यादि किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को छूने से परहेज करना, अछूत मानते हुए। देखो, एक तो छूने से परहेज हम तब करते हैं, जैसे किसी को कोविड हो गया है, तो भई अभी आपने कोविड का विकराल रूप देखा ही है कुछ दिन पहले। तो हम लोग कहते हैं कि भई बचाव करो, तो वो तो प्रिवेंशन है, वो बचाव है। लेकिन डॉक्टर पर्याप्त एहतियात के साथ, पर्याप्त सावधानी के साथ पेशेंट को छुएगा, उसका इलाज करेगा, क्योंकि वो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक सामान्य नागरिक के रूप में आपसे कहा जाएगा कि भई 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। ये नारा था कोविड के दौरान। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, कि आप जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, आप उस व्यक्ति से बच कर चलिए। किसी भी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन है तो आप मास्क लगा के चलिए, पर्याप्त सावधानी अपनाइए, सैनिटाइज़र अपनाइए, जिससे कि आप बीमारी के शिकार ना हो सकें। देखो, ये प्रिवेंशन है, ये बचाव है, ये छुआछूत नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर उसे इलाज करने से मना कर दे, तो ये छुआछूत है, ये अस्पृश्यता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी ज़िम्मेदारी है। वो डॉक्टर ही इसीलिए है कि वो हर तरीके के वायरस, बैक्टीरिया, सबसे होने वाले जो बीमारियां हैं, उनका वो निदान जानता है, उनका बचाव जानता है। वो विशेषज्ञ है इस फील्ड का। वो नहीं छुआछूत कर सकता। प्रिकॉशन वो भी अपनाएगा। वो जब मरीज को छुएगा तो ग्लव्स पहनेगा, सैनिटाइजर भी लगाएगा, मास्क भी पहनेगा, तब भी करेगा। ऐसा करना छुआछूत नहीं है, क्योंकि वो प्रिकॉशन है, वो प्रिवेंशन है, बीमारी से बचाव है, बीमारी से। इसलिए उसे ऐसा करना चाहिए, वरना वो बीमार हो जाएगा। वो अस्पृश्यता नहीं है। लेकिन अगर वो इलाज करने से मना कर दे इस आधार पर, तो वो अस्पृश्यता है, वो छुआछूत है। तो इस तरीके के जो छुआछूत के व्यवहार रहे हैं हमारे समाज में, वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहे हैं विगत वर्षों में। और इस कारण से, छुआछूत के इन व्यवहारों के कारण से समाज में ऊंच-नीच का भेदभाव जन्म लेता है, लोगों के साथ गलत व्यवहार होते हैं, अत्याचार होता है, और ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। इसलिए हमारा संविधान इस प्रकार के आचरण को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करता है। इसी प्रकार आर्टिकल 18 है। अब आर्टिकल हम लोग केवल रेफरेंस के तौर पर लिख रहे हैं, अन्यथा यहाँ ज़रूरत नहीं थी, आपकी बुक में मेंशन नहीं है इस तरीके से डिटेल में, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसलिए जो बातें कह रहे हैं उसको समझ लो, आर्टिकल एडवांस में विस्तार से समझाएंगे। ये कहता है उपाधियों का अंत हो जाए। उपाधियों के अंत का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे हम अंग्रेज क्या करते थे, कोई भी भारतीय अगर अंग्रेजों की चापलूसी करता था या किसी भारतीय के लिए अंग्रेजों के साथ मुखबिरी करता था, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद क्यों मारे गए? क्योंकि जो हमारे भारतीय नागरिक थे, हमारे में से ही कोई देशद्रोही हो गया और उसने चंद्रशेखर आज़ाद के
पार्क में बैठे हुए की सूचना पुलिस को दे दी, अंग्रेजी पुलिस को दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए, जानते हैं हम लोग। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज ऐसे लोगों को उपाधियाँ देते थे। सर, सर की उपाधि दे दी। गांधी जी को भी दी गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दी गई थी, बाद में उन लोगों ने वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले विश्व युद्ध में गांधी जी ने देश के नागरिकों को कहा कि तुम अंग्रेजी सेना में भर्ती हो और अंग्रेजों के लिए लड़ो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने वादा किया था कि भई उसके बाद हम विचार करेंगे, तमाम सारी बातें हैं, वो उस गहराई में मैं नहीं ले जाना चाहता। तो अंग्रेजों ने क्या किया? उनको उपाधि दे दी। हालाँकि बाद में गांधी जी को लगा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखा कर दिया, तो उन्होंने उपाधि वापस लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी वापस कर दी। तो अंग्रेज क्या करते थे? उपाधियाँ देते थे। सर, दीवान साहब, राय साहब, इस तरीके की उपाधियाँ देते थे। जिन लोगों को अंग्रेज ये उपाधियाँ दे देते थे, उनके साथ अंग्रेजों का व्यवहार दूसरा होता था और बाकी जो देश के लोग होते थे, उनके साथ व्यवहार दूसरा होता था। जैसे अंग्रेज अधिकारी रहते थे, सिविल लाइन्स का एरिया होता था, तो वहाँ सड़कों पर आम आदमी नहीं चल सकता था। अंग्रेज जिस रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, वहाँ आम आदमी खाना नहीं खा सकता था। जिस लाइब्रेरी में जब अंग्रेज पढ़ने जाते थे, तो कोई भारतीय उनके साथ नहीं बैठ सकता था पढ़ने के लिए। अंग्रेज अधिकारियों के सामने, जो डीएम एसपी होते थे उस समय, अंग्रेज अधिकारियों के सामने कोई भारतीय कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था। ये सब तो भेदभाव था। अंग्रेजों ने ये भेदभाव किया था। लेकिन जो लोग अंग्रेज परस्त थे, जो भारतीयों की मुखबिरी करते थे अंग्रेजों के लिए, जो भारतीयों की सूचना अंग्रेजों को देते थे, अंग्रेज उन्हें उपाधियाँ देते थे, उन्हें ये अधिकार भी देते थे। तो उपाधियों का प्रयोग अंग्रेजों ने इस समाज में भारतीयों को बाँटने के लिए किया। अंग्रेजों ने उपाधि का प्रयोग समाज में भेदभाव करने के लिए किया, असमानता का व्यवहार करने के लिए किया। इसलिए जो उपाधियाँ थीं, वो असमानता पैदा करती थीं, भेदभाव पैदा करती थीं। इसलिए हमने उपाधियों के अंत की घोषणा कर दी। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सेना और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ दी जाती हैं, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्यों और कैसे, इसमें भी तमाम सारी बातें। तो हमने पहले ही बताया, हम उस गहराई में नहीं जा रहे हैं। इन सारी बातों को बताने का आशय ये है बच्चों, कि भारतीय संविधान में राइट टू इक्वालिटी दी गई है, यानी संविधान ये चाहता है कि हमारे समाज में समानता स्थापित हो और उद्देशिका में भी समानता का लक्ष्य रखा गया है। समानता क्या है? हमारे यहाँ जो समानता है, एक तरीके से समानता हमारा लक्ष्य है। समाज में समानता की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है, यानी हर तरीके के भेदभावों को खत्म करना, हर तरीके के असमान व्यवहारों को खत्म करना। प्राकृतिक असमानताएं बनी रहेंगी, लोगों का कद छोटा बड़ा रहेगा, लोगों का रंग गोरा काला रहेगा, लोग पुरुष स्त्री रहेंगे, लेकिन इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन आधारों पर किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो समानता हमारा लक्ष्य है और समानता को हमारा अधिकार भी बनाया गया है, जिसको हम मूल अधिकार कहते हैं। ये मूलभूत अधिकार है हमारा। समानता हमारा अधिकार है। क्यों अधिकार है हमारा? जिससे हमारा आत्मसम्मान, अभी डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट हमने बताया, ये कि आत्मसम्मान, आत्मसम्मान को दांव पर लगा कर जीना अशोभनीय है। तो जो समानता का व्यवहार है, समानता का व्यवहार इसीलिए है जिससे कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, उसका आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान उसका सुरक्षित रहे और हम ये माने कि सब बराबर हैं।
सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। किसी के साथ भी हम भेदभाव वाला व्यवहार नहीं करेंगे। किसी के साथ भी भेदभाव वाला व्यवहार करना ये असमानता के विरुद्ध होगा, असमानता का उल्लंघन होगा। अब असमानता को हमने पहले भी बताया कि ऐसा तो है नहीं कि हमने संविधान लागू किया और समानता आ गई, असमानता खत्म हो गई। असमानता तो आज भी आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद, संविधान लागू हो जाने के 75 साल के बाद भी खत्म नहीं हुई है। आज भी असमानता बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने संविधान को और अच्छे तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि सरकारों को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ-जहाँ असमानता के व्यवहार हैं, जो-जो संविधान में ये जितने भी प्रावधान किए गए हैं, इन सारे प्रावधानों को लागू करने में जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उन सब को दूर किया जाए और इन सबको दूर करके एक समानता का व्यवहार स्थापित किया जाए। ये आवश्यक है। अब समानता के लिए आंदोलन हर जगह होते हैं। अब चूंकि संविधान लागू हुए 75 साल हो गए और समानता नहीं मिली, सबको नहीं मिली। जब सबको नहीं मिली तो आंदोलन होना स्वाभाविक है। तो भारत में भी समय-समय पर आंदोलन हुए। जैसे आपकी बुक में जो आंदोलन दिया गया है, एक तवा मत्स्य संघ का दिया गया है। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है कि जो अ, तवा नदी है, नर्मदा नदी में आकर मिलती है, छिंदवाड़ा जिले के पास। तो वहाँ पर एक डैम बनाया गया। जो मछली पकड़ने वाले लोग थे, डैम बना तो भई लोग विस्थापित हुए। बाँध बना, तो बाँध बना तो लोग विस्थापित हुए। लोगों के गाँव, लोगों की ज़मीन आ गई उसमें। लेकिन लोग अपनी आजीविका के लिए वहाँ मछली पालन करते थे, मछली पकड़ते थे, वही उनकी आजीविका का स्रोत था। जब बाँध बन गया, तो सरकार ने वहाँ मछली पकड़ने का कार्य सरकारी ठेके पर दे दिया। ठेकेदार ने क्या किया, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उनको मछली पकड़ने से वंचित कर दिया, रोक दिया और सस्ती कीमत पर मज़दूर दूसरे-दूसरे क्षेत्रों से पकड़ कर के ले आया और उसने उनसे मछली पकड़वाना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो गलत बात थी। जो वहाँ रह रहे लोग हैं, ये उनके अधिकारों का उल्लंघन था। मोटे तौर पर तो ये अधिकार उन्हीं का था, क्योंकि वहीं ये उनका परंपरागत अधिकार था। उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया। जब चक्का जाम होने लगा, सड़कें जाम होने लगीं, तो बात सरकार तक पहुँची। सरकार ने इस बात की जाँच करने के लिए एक समिति बनाई और समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और समिति ने बताया कि बात सही है, जो ठेकेदार है वो मनमानी कर रहा है। नतीजा ये हुआ कि फिर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हें वहाँ पर बराबर से मछली पकड़ने का अधिकार दिया गया। तो लोगों ने इतने संघर्ष के बाद अपने समानता के अधिकार को बनाए रखा, वरना उनसे रोजगार छीन लिया गया और दूर से आए हुए लोगों को सस्ती कीमत पर दे दिया गया। सरकारी ठेकेदारों ने किया ये काम। लेकिन इस आंदोलन के जरिए लोगों ने यह सुनिश्चित किया। इसको हम लोग नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं कि लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लोग अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं। यहाँ जो आंदोलन हुआ वो किसके लिए हुआ? यहाँ आंदोलन हुआ लोगों ने अपने अधिकारों के लिए। इसी तरीके से अमेरिका में भी, केवल भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी इसी तरीके से नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू हुआ। वहां भी नागरिक आंदोलन हुए। सिविल राइट्स मूवमेंट हुए।
अब अमेरिका में किस लिए आंदोलन हुआ? अमेरिका में सबसे बड़ा भेदभाव था गोरे और काले लोगों का, ब्लैक एंड व्हाइट का। जो अमेरिका में पहले से रह रहे लोग थे, वो वहाँ के वातावरण और वहाँ के क्लाइमेट के कारण उनका रंग ज़्यादा व्हाइट होता है। और जो अफ्रीका मूल या अफ्रीका और एशिया से जो लोग ले जा कर के वहाँ पर बसाए गए, मोटे तौर पर अफ्रीकन लोग बसाए गए वहाँ पर मज़दूरी के लिए। लेकिन समय के साथ वे भी अमेरिका के नागरिक हो गए क्योंकि अमेरिका में ही रहते थे, वही उनका आशियाना था, वही उनका कर्म क्षेत्र था। लेकिन अमेरिका में गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव होता था। जिन स्कूलों में गोरे लोगों के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ ब्लैक लोगों के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। बसों में जो गोरे लोग अगर सफ़र कर रहे हैं और ब्लैक लोग हैं, तो ब्लैक लोग आगे नहीं बैठ सकते, पीछे की सीटों पर बैठेंगे। ब्लैक लोग आगे की सीट पर नहीं बैठ सकते थे। अगर कोई ब्लैक सीट पर बैठा हुआ है और गोरा आदमी आ गया, तो उसे अपनी सीट उसे देनी पड़ती थी, छोड़नी पड़ती थी, इत्यादि। इस और ये बर्ताव क्यों था? ये बर्ताव था केवल ये व्यवहार था केवल और केवल गोरे और काले रंग के कारण। गोरे और काले रंग के कारण ये व्यवहार था। नतीजा ये हुआ कि वहाँ की एक महिला थी, वो बस में एक बार सफ़र कर रही थी, रोज़ा पार्क्स। और रोज़ा पार्क्स जब एक गोरा आदमी आया तो भई उनको सीट देने के लिए कहा गया। तो यहीं से उन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की। और ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, फिर आगे चल कर के अमेरिका में गोरे और काले के बीच का भेद खत्म किया गया। जो ब्लैक लोग थे अमेरिका में, उन्हें भी स्कूलों में प्रवेश की इजाज़त दी गई और जितने भी इस तरीके की भेदभाव वाली चीज़ें थीं, वो ख़त्म की गईं। वोट देने के अधिकार भी नहीं मिलते थे। वोट देने का अधिकार भी नहीं होता था इन लोगों के पास। तो वोट देने का अधिकार भी दिया गया। जैसे मताधिकार, वोट देने का अधिकार, ये समानता का अधिकार है। राजनीतिक अधिकार। जैसे हमारे यहाँ भारत में हम लोग इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज है। वयस्क का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु न्यूनतम पूरी कर ली हो। मिनिमम 18 वर्ष का जो व्यक्ति हो, उसे वयस्क कहेंगे भारत में। तो जो मिनिमम 18 वर्ष का व्यक्ति है, उसे वयस्क कहेंगे। तो जितने भी लोग 18 वर्ष के हो जाएंगे, उन सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा। उन सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा। उनके वोट के अधिकार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इन आधारों पर छीने नहीं जा सकते। तो वोट का अधिकार सबको बराबर तरीके से मिलता है हमारे देश में। जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, 2024 में हुआ, हमने आपने वोट दिया। राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं, जैसे आगे होने वाले हैं कुछ विधानसभाओं के। अभी कुछ विधानसभा के इलेक्शन हुए, तो विधानसभाओं में भी उन सभी लोगों ने वोट दिया जो 18 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं। तो अमेरिका में गोरे और काले लोगों के आधार पर वोट देने का भी भेदभाव था। जो वहाँ काले लोग थे, ब्लैक लोगों को वोट देने का राइट नहीं होता था। लेकिन 1950 के दशक से अमेरिका में जो नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू हुए, उन आंदोलनों के कारण अब लोगों के पास वे समान अधिकार हैं जो व्हाइट के पास हैं। यानी वहाँ इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई है, संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक। अब ऐसा नहीं है कि परफेक्टली आ गया है, क्योंकि कभी-कभी वहाँ भी भेदभाव की शिकायतें उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि अब देखो, भारत में भी संविधान है, अमेरिका में भी संविधान है। भारत में भी कानून है, अमेरिका में भी कानून है। और इसके तहत सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। जो भेदभाव करेगा, भेदभाव को अपराध घोषित किया गया है और अपराध के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। इसके बावजूद भी कभी-कभी भेदभाव की शिकायतें आती हैं और केवल भारत से नहीं आती। असमान व्यवहार की शिकायतें, भेदभाव की शिकायतें अमेरिका जैसे विकसित देशों से भी आती हैं। अब भी कभी-कभी आ जाती हैं।
आपने पेपर वगैरह में देखा होगा हाल में ही। इसका मतलब ये है कि केवल संविधान और कानून के रास्ते हम समानता नहीं ला सकते। समानता लाने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। समानता लाने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने चिंतन को बदलना होगा। हमें सबको एक समान मानना होगा। हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो मनुष्य के रूप में हम सभी एक समान हैं। जब हम ये भाव अपने मन में अपनाएँगे, इस भाव का पोषण करेंगे, तभी सही अर्थों में समाज में समानता की स्थापना हो पाएगी। अन्यथा संविधान और कानून है, रहेगा और असमान व्यवहार भी होते रहेंगे। जब जिसको मौका मिलेगा, वो भेदभाव और असमानता का व्यवहार कर ही बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच में शामिल है। तो हमें लोगों की सोच को परिष्कृत करना है, लोगों की सोच को सुधारना है, चिंतन को सुधारना है, तभी समानता आएगी। तो ये समानता के बारे में प्रावधान है। तो एक पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा, ये समानता का टॉपिक हमने पढ़ा। अब समानता के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, फिर वो स्वास्थ्य के बारे में है और राज्य सरकार के बारे में है कि स्वास्थ्य सेवाएँ कैसी हैं भारत में, उसमें किस तरीके से असमान व्यवहार अपनाए जाते हैं और राज्य सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे चलाई जाती हैं। तो भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में हम लोग बाँटते हैं। एक है निजी स्वास्थ्य सेवा और एक है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। निजी स्वास्थ्य सेवा में प्राइवेट हॉस्पिटल आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल आते हैं और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, सार्वजनिक मतलब जो सबके लिए हो। सार्वजनिक का मतलब होता है जो सभी के लिए हो, जो सभी के लिए हो। उसमें ये सरकारी अस्पताल आते हैं। तो अब देखो, सोच कर बताओ कि जो सरकारी अस्पताल है वो तो सबके लिए ओपन है, लेकिन क्या जो निजी अस्पताल हैं उसमें सब इलाज करा सकते हैं? नहीं करा सकते। निजी अस्पतालों में वही इलाज करा पाएँगे जो पैसा दे पाएँगे, उतना पैसा खर्च कर पाएँगे और निजी अस्पताल दिन-प्रतिदिन हमारे देश में महँगे होते जा रहे हैं। ठीक है, निजी अस्पतालों ने अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी कॉस्ट निकलनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर हैं, डॉक्टर की सैलरी होगी, तमाम इक्विपमेंट्स लगाए हैं, उनका खर्चा है, दवा महँगे-महँगे उपकरण हैं, उनका खर्चा है। सरकारी अस्पतालों में नहीं होते उतने महँगे उपकरण और सब सरकारी खर्चे पर होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि निजी अस्पतालों को एक फ़ीस लेने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे पर सब इस्टैब्लिश किया है। नहीं लेंगे फ़ीस तो उनका नुकसान होगा, घाटा होगा, बंद हो जाएगा हॉस्पिटल। कर्मचारियों को सैलरी देनी है, स्टाफ को सैलरी देनी है, नए उपकरण लाने हैं, उपकरणों का मेंटेनेंस करना है, बिल्डिंग का किराया देना है, तरह-तरह के बिजली का किराया देना है, तरह-तरह के खर्चे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो फ़ीस लेंगे ही, लेकिन क्या मनमानी फ़ीस ले सकते हैं? नहीं। उनकी फ़ीस पर भी एक चेक तो होना ही चाहिए, एक कंट्रोल तो होना ही चाहिए, एक निगरानी तो होनी ही चाहिए। कौन करेगी? सरकार करेगी। तो निजी क्षेत्र फीस लेना भी ज़रूरी है। नहीं लेंगे तो वे सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, जीवित नहीं रह पाएँगे और उनका जीवित रहना भी ज़रूरी है क्योंकि मल्टी स्पेशियलिटी, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स हैं, जो आधुनिक उपकरण सरकारी संस्थानों में नहीं होते, वो निजी संस्थानों में मिल जाते हैं। तो रहना ज़रूरी है। इसीलिए खर्च करते हैं, वो साफ-सफाई आदि की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों से बहुत अच्छी होती है। अब तो फिर भी सरकारी अस्पतालों की भी दशा सुधर गई है। दिल्ली में एम्स है, जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। अब तो काफ़ी साफ-सुथरा हॉस्पिटल है। लेकिन आज से तकरीबन 15 साल पहले, 20 साल पहले, आज से मैं लगभग एम्स गया था। आज से लगभग 15 साल पहले, 20 साल पहले मुझे एम्स जाने का मौका मिला था। 18-19 ऐसे ही समय एग्ज़ैक्ट
डेट अब कौन दिमाग लगाए याद करने के लिए, लेकिन हाँ 15 साल से ज़्यादा हो गए। मैं एम्स गया और देख कर के मुझे इतनी उसकी दुर्दशा पर इतना कष्ट हुआ कि ये देश का सर्वोच्च हॉस्पिटल है, इतना गंदा, इतना अव्यवस्थित। कम से कम साफ-सफाई तो बेसिक बात है, और साफ-सफाई के लिए तमाम सारी चीज़ें होती हैं, वो तो की ही जा सकती हैं। बिल्कुल साफ-सफाई नहीं। मुझे ये बहुत ही हैरानी हुई ये देख कर के कि देश का जो सर्वोच्च हॉस्पिटल है, देश की राजधानी का जो हॉस्पिटल है, वो इतना अव्यवस्थित और इतना गंदा है। यहाँ तो आदमी आके बीमार हो जाए, जो देखने आया है, दूसरे से मिलने आया है, वो बीमार हो जाए। लेकिन अब तो हालात बदल गए। अभी अ, म 1 डेढ़ साल पहले हुआ, मुझे फिर से अ, किसी से मिलने मुझे जाना था। मैं गया तो मैंने देखा चीज़ें बहुत बदल गई हैं, साफ-सुथरा है, बेहतर है। अब नहीं लगता कि वो वही है जिसमें मैं 15-20 साल पहले लगभग आया था। इसका मतलब ये है कि जो सरकारी अस्पताल हैं, जो सार्वजनिक हॉस्पिटल हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की केयर करते हैं, वहाँ भी स्वच्छता, साफ-सफाई सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये तभी होगा जब वहाँ इच्छा शक्ति प्रबल होगी। इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी तो कोई जवाबदेही नहीं होती। सरकारी संस्थाओं में जवाबदेही नहीं है आज, ये कमज़ोरी है। प्राइवेट अस्पतालों में तो जवाबदेही है। गंदगी हुई, आपने तुरंत कंप्लेन कर दिया कि भई इतना पैसा दिया है मैंने, इतनी गंदगी में रहने के लिए दिया है, तो आप तुरंत लड़ पड़ते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप पैसा देते हैं। लेकिन जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ तो मुफ्त में इलाज होता है या बहुत नाम मात्र के शुल्क में इलाज होता है। तो वहाँ कौन लड़ने जाएगा? तो वो ऐसे ही गंदा बना रहता है। लेकिन अब अच्छी बात है कि स्वच्छता अभियान चलाया गया है और स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है, और पहले से स्थितियाँ बेहतर हैं, पहले से स्थितियाँ बेहतर हैं। लेकिन देखो, कभी अब जैसे ये एक आपके बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, एक गर्भवती महिला के लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है। जो बीमार लोग हैं, जो अस्वस्थ लोग हैं, उनके लिए हॉस्पिटल नज़दीक होना चाहिए, जिससे वो बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकें। गाँव में भी ये दिखाया गया है कि मलेरिया उन्मूलन के लिए चल चिकित्सा दल बनाया गया है। गाँव-गाँव में जाता है, लेकिन मलेरिया का उन्मूलन नहीं हो पाता। आज भी बहुत सारे लोग मलेरिया जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो अव्यवस्थाएँ हैं, इस तरीके की अव्यवस्थाओं का अंत करना होगा। हमें सबको समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ देनी होंगी। समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ देनी होंगी। और जब हम समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, तो इसका मतलब है बचावकारी भी होगा, प्रिवेंटिव होगा। यानी हम ऐसे कदम उठाएँ जिससे हम लोगों का बचाव कर सकें। जैसे ये देखो, मलेरिया उन्मूलन चल चिकित्सा दल दिखाया गया, तो ये जाकर लोगों को जागरूक करेगा कि भई मच्छरों से बचाव कैसे करें? क्योंकि मच्छर जनित बीमारी है, तो मच्छरों से बचाव कैसे करें? डेंगू है, मच्छरों से होने वाली है, बचाव कैसे करें? कैसे उनके लार्वा पनपते हैं? कैसे वो जन्म लेते हैं? तो अगर हम ये जानें समझें, तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। और निदानात्मक है। निदानात्मक का मतलब ये है कि अगर बीमारी हो ही गई, तो सबको समान रूप से उपचार मिले, सबको समान रूप से उपचार मिले। जो गरीब व्यक्ति है, ग्रामीण क्षेत्र में, दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति है, उसको भी समान उपचार मिले, समान रूप से उपचार मिले, समान रूप से दवाइयाँ मिलें, जाँच की सुविधा हो और दवाइयाँ उपलब्ध हों। जिन लोगों के पास देने के लिए धन नहीं है, संसाधन नहीं है, गरीब हैं, वे महँगी जाँचें नहीं करा सकते, वे महँगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए सरकार अपनी सुविधाओं पर ये कार्य खर्च करे, ये कार्य करे। जैसे देखो, एक आयुष्मान भारत शुरू किया गया है भारत सरकार की ओर से।
आयुष्मान भारत क्या करता है? ये स्वास्थ्य के लिए बीमा योजना है। स्वास्थ्य के लिए बीमा योजना है। बीमा योजना का मतलब ये है कि 5 लाख रुपए तक का जो खर्च है वो सरकार खुद करेगी गरीब आदमियों पर। जिनका आयुष्मान कार्ड बना होगा उनके लिए सरकार खर्च करेगी 5 लाख रुपए तक। तो सरकार ने इसके लिए पहल की है जिससे सबको समान रूप से स्वास्थ्य मिले। बराबरी की बात है, यहाँ पर समान स्वास्थ्य सेवाओं की बात है। तो इस तरीके से जो समानता है वो केवल अधिकारों की ही नहीं है, स्टेटस की ही नहीं है, बल्कि अलग-अलग सेवाओं सुविधाओं की भी है। जैसे स्वास्थ्य का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है तो मैंने स्वास्थ्य का दे दिया। बाकी इसी तरीके से शिक्षा का एग्जाम्पल है। शिक्षा में भी इसी तरीके से सबको बराबरी मिलनी चाहिए, दी जा रही है, उसके लिए भी कदम उठाए गए हैं। और अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को बराबर का अवसर मिलना चाहिए। भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितनी भी ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इन सभी मूलभूत सुविधाओं में सभी को समान अधिकार होना चाहिए। और जो वंचित हैं, जो अपने लिए समान अधिकार की मांग नहीं कर पा रहे हैं, जिनके लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं है, उनके लिए यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह सरकार का दायित्व है कि सरकार उनके लिए समान अवसर उपलब्ध कराए। अब सरकार कैसे कराए? तो इसके लिए हम लोग सरकार के बारे में चर्चा करेंगे आगे। जो अगली यूनिट है हम लोगों की, जो अगला टॉपिक है हम लोगों का, वो राज्य सरकार के बारे में है। हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में चर्चा की। अब स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करने के लिए राज्य सरकारें काम करती हैं। तो राज्य की सरकारें कैसे काम करती हैं? अगर स्वास्थ्य के मुद्दे को उठाना है तो कैसे उठाया जाएगा? आपके चैप्टर में, आपकी बुक में जो अगला चैप्टर है वो राज्य सरकार के विषय में है, स्टेट गवर्नमेंट के विषय में है। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो चूंकि हमें एनसीईआरटी के मुताबिक चलना है, जैसा एनसीईआरटी में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जैसे न्यायपालिका की चर्चा यहाँ नहीं है, तो न्यायपालिका की चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका दो की बात की गई है। कैसे बात की गई है? बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, अगर उन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उठाना है, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान करना है, तो कौन कानून बनाएगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? अगर किसी इलाके में गंदगी है और उस गंदगी से बीमारियां फैल रही हैं, जैसे हैजा फैल जाए, इन्फेक्शन फैल जाए, किसी भी तरीके का हैजा फैल जाए, किसी भी तरीके का पानी अगर गंदा आता है, गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो पीने का पानी है वो गंदा आने लगता है, तो उस गंदे पीने के पानी की वजह से डायरिया हो जाता है या तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। तो अगर इस तरीके की समस्याएं हैं तो इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आपकी बुक में एक पातालपुरम नाम का एक काल्पनिक गांव है और उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में कल्पना की गई है। एनीवे, तो अगर ऐसे मुद्दे हैं तो हम उन मुद्दों का समाधान कैसे पाएंगे? तो इसके लिए हम अपने जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं। हम जहाँ पर रहते हैं, गांव में, शहर में, हमारा एरिया एक विधानसभा क्षेत्र में आता है और हम अपने लिए एक विधायक चुनते हैं। विधायक, इसको एमएलए कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो राज्य की विधानसभा है ये उसका सदस्य होता है, एमएलए होता है। जनता अपने अपने क्षेत्र में विधायक को चुनती है और अब ये विधायक की जिम्मेदारी है कि वो हमारी समस्या को लेकर के समाधान के लिए प्रयास करे। विधायक को अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए।
नहीं है अगर किसी कारण से, तो जनता अपनी समस्याएं विधायक को बता सकती है। वैसे होनी तो चाहिए, क्योंकि वो हमारा जनप्रतिनिधि होता है और जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की सभी समस्याओं की जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए। और यह उसकी जिम्मेदारी है कि वो समस्याओं को लेकर के ऊपर तक जाए। कहाँ ऊपर तक लेकर जाएगा? एक प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है। हर राज्य में विधानसभा में अलग-अलग सीटें होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें होती हैं, यानी 403 विधायक होते हैं। सिक्किम सबसे छोटा है, वहाँ 32 सीटें हैं, यानी 32 विधायक होते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, 403 विधायक होते हैं। इसी तरीके से अलग-अलग राज्यों में विधानसभा सीटें तय की गई हैं। तो ये विधायक एक जगह बैठते हैं और ये बैठ करके, ये देखो, ये विधानसभा का चित्रण किया गया है आपकी बुक में। ये विधानसभा बताई गई है। ये विधानसभा का चित्रण है, जहां ये स्पीकर बैठा हुआ है। ये स्पीकर बैठा हुआ है, यानी विधानसभा को चलाने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। और ये एक विधायक अपनी सीट से वो खड़े होकर के अपनी बात कह रहा है। यानी अगर किसी एरिया में गंदा पानी आ रहा है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, किसी भी क्षेत्र में शिक्षा संबंधी कोई समस्या है, भोजन की उपलब्धता संबंधी कोई समस्या है, कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या है, तो किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, तो इस विधानसभा में, यानी हमारे जनप्रतिनिधियों का एक घर है। एक हमारा घर है जिसमें हम आप रहते हैं, और एक हमारे जनप्रतिनिधियों का घर है जो सार्वजनिक घर है। उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। उस विधानसभा में ये सब चुनकर जाते हैं और यहीं से वे अपनी बात रखते हैं। और इसके माध्यम से यह कोशिश की जाती है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। कैसे कोशिश की जाती है? इस विधानसभा में ये जितने भी लोग विधानसभा में चुनकर आते हैं, इस विधानसभा में जिसका बहुमत होता है, विधानसभा में जिसका बहुमत होता है, अलग-अलग दल चुनाव लड़ते हैं। लोग राजनीतिक आधार पर चुनाव लड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव चुनाव लड़ते हैं। तो अलग-अलग दल की सरकारें होती हैं। जैसे देखो, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी अ, को अलग-अलग राज्यों में बहुमत मिलता है। बहुमत मिलने का मतलब है उस राज्य में जितनी विधानसभा की सीटें होती हैं, उस विधानसभा की सीटों के कम से कम आधे से एक ज़्यादा सीटें जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है, हम कहते हैं उसे विधानसभा में बहुमत मिला। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिला, जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिला, हम विधायक चुनते हैं, चुनाव होता है, चुनाव निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। अब उस चुनाव के माध्यम से जिसे बहुमत मिल गया, जिस पॉलिटिकल पार्टी को विधानसभा की कम से कम आधे से एक ज़्यादा सीटें मिल गई, 50% प्लस 1 सीट जिसको मिनिमम मिल गई, वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी। यानी वो पॉलिटिकल पार्टी कार्यपालिका की रचना करेगी। वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी, यानी उसको कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी, यानी कार्यपालिका की रचना करेगी। अब जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी, यानी कार्यपालिका की रचना करेगी, इस पॉलिटिकल पार्टी में, इस सरकार में कौन कौन होगा? एक तो मुख्यमंत्री होगा राज्य का। हर राज्य में मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, तेलंगाना, केरल, कोई भी राज्य ले लो, सभी राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के नीचे फिर तमाम मंत्री होते हैं। कभी कभी उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाते हैं मुख्यमंत्री के नीचे, वो भी एक प्रकार के मंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री और तरह तरह के मंत्री होते हैं, और ये मुख्यमंत्री और मंत्री मिल करके ये कार्यपालिका की रचना करते हैं, और यही वास्तव में सारे निर्णय लेते हैं,
यही नीतियां बनाते हैं। जैसे शिक्षा के बारे में नीति बनाना, स्वास्थ्य के बारे में नीति बनाना, पर्यावरण के बारे में नीति बनाना, किसानों के बारे में, खेती के बारे में नीति बनाना, उद्योगों के बारे में नीति बनाना, निर्णय लेना। निर्णय एक क्षण है, एक पल है, और नीतियां बहुत सारे निर्णयों का योग है। नीतियां बहुत सारे निर्णयों का योग है जिसमें हम बताते हैं क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। और इस तरीके से जब कोई विधायक अपनी बात विधानसभा में कहेगा तो विधानसभा सरकार पर दबाव बनाएगी। विधानसभा सरकार से कहेगी कि ये देखो, सारे विधानसभा में विधायक बैठे हैं, यहाँ सरकार के भी सदस्य होते हैं और जो सरकार नहीं बना पाते उनके भी सदस्य होते हैं। और जब कोई विधायक अपनी बात यहाँ कहेगा तो वो बात सरकार तक यहाँ पहुँचाई जाएगी, मुख्यमंत्री मंत्रियों तक पहुँचाई जाएगी, और मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों से जवाब मांगा जाएगा कि भाई इस विधायक ने जो बात रखी है कि पानी की गंदगी है, हैजा फैल रहा है, उसके लिए मंत्री क्या कर रहा है। तो हर विभाग का अलग अलग मंत्री होता है। शिक्षा के लिए अलग मंत्री, स्वास्थ्य के लिए अलग मंत्री, कानून व्यवस्था के लिए अलग मंत्री, तो हर के लिए अलग अलग मंत्री होता है। तो जो स्वास्थ्य विभाग वाला मंत्री होगा वो बताएगा इस सदस्य को, जो ये सदस्य है उसको बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं हैजा दूर करने के लिए, गंदे पानी की सप्लाई रोकने के लिए हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं। और इस तरीके से पूरे राज्य की सरकार चलाई जाती है मोटे तौर पर। तो कार्यपालिका और विधायिका, वैसे तो न्यायपालिका भी होती है, लेकिन न्यायपालिका के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है आपके 7th की क्लास में, इसलिए हम इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं हम लोग। वैसे तो राज्य का उच्च न्यायालय भी होता है और न्यायपालिका भी होती है। अगर विधानसभा और सरकार दोनों काम न करे तो एक सवाल ये उठता है, अगर दोनों काम न करे तो, दोनों काम न करे तो फिर हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं। उसको जनहित याचिका कहते हैं कि जनाब लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, विधानसभा ध्यान नहीं दे रही है और आप कुछ कीजिए। तो फिर न्यायपालिका आदेश देती है, न्यायपालिका निर्णय देती है और फिर न्यायपालिका के आदेश का पालन फिर करना ही होता है, वरना न्यायपालिका अपने आदेश को न मानने के लिए सजा दे सकती है। तो इस तरीके से राज्य की एक व्यवस्था बनाई गई है और राज्य की सरकार चलाई जाती है, राज्य की व्यवस्था निर्मित की जाती है। राज्य के बाद जो अगला अंग है आपके लिए, देखो ये इसी तरीके से ये आपके यहाँ ये भी बताया गया कि अगर सरकार नहीं ध्यान देती है तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग अपना विचार प्रकट करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। ये एक सभा का चित्र दिखाया गया है कि अगर मान लो सरकार ने नहीं काम किया, विधानसभा ने नहीं सुना, तो एक तो न्यायपालिका में हम जा सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका यहाँ कवर नहीं की गई है, हमने पहले भी बताया। तो एक दूसरा तरीका है कि लोग आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। ये देखो लोग इकट्ठे हैं और सरकार के विरोध में सभा आयोजित कर रहे हैं। इसका फर्क क्या पड़ता है कि जब सभा का आयोजन होता है तो ये सरकार पर दबाव निर्मित करते हैं, सरकार पर दबाव निर्मित करते हैं, यानी हम इनको कहते हैं ये एक दबाव समूह है। जो भीड़ है वो एक दबाव समूह के रूप में काम करने लगती है, दबाव बनाने वाला समूह। और जब सरकार पर दबाव बनाया जाएगा तो फिर सरकार लगेगी कि अरे भाई बहुत भीड़ है, सब हमारे अगेंस्ट इकट्ठे हो रहे हैं, सब हमारे विरोध में इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमें उनके लिए काम करना ही होगा। नहीं हम काम करेंगे तो फिर हमारी सरकार को बनाए रखना और चलाए रखना मुश्किल होगा। तो इस तरीके से सरकारें लोगों के दबाव में भी आती हैं। लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर सड़क जाम कर देते हैं, रेल रोक देते हैं, तरह तरह की गतिविधियां हैं। कभी कभी हिंसा का रूप भी धारण कर लेता है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी बात अपनी शांतिपूर्वक तरीके से कहना चाहिए। हिंसक अपनी बात कहने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, पुलिस की इजाज़त ली जा सकती है और पुलिस की अनुमति लेकर के हम प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। लेकिन इसका एक नियम है, क्योंकि शासन नियम से चलता है और नियम से व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं और उन व्यवस्थाओं को नियम से चलाने के लिए
कानून, नियम सारी चीज़ें निर्मित की गई हैं, संविधान के अनुरूप सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर हम नियम का पालन न करें और धरना प्रदर्शन करें, हिंसा करें, तो फिर इसे अपराध माना जाएगा और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि देखो, लोकतंत्र में अपनी मांग प्रस्तुत करने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। लोकतंत्र का मतलब यही कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। तो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार अगर लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, तो लोगों की बात प्रकट करने का, लोगों को अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए और ये मौका मिलता है। लेकिन ये अवसर हमेशा अहिंसक होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। हम हिंसा नहीं कर सकते। हिंसा करके और अपनी अभिव्यक्ति देना ये उचित तरीका नहीं है और इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा करेगा तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अब देखो, राज्य सरकार के बाद, स्वास्थ्य राज्य सरकार के बाद जो चैप्टर राज्य सरकार के लिए केवल यही दायरा कवर किया गया है। ये भी बताया गया है कि एक राज्यपाल भी होता है, लेकिन अभी उसकी यहाँ चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आपको सरकार के इसी स्वरूप को परिचित कराने की कोशिश यहाँ पर की गई थी कि विधायिका होती है, जो लोगों से चुनकर बनती है और उसी विधायिका से निकलकर सरकार बनती है और विधायिका सरकार पर निगरानी रखती है और सरकार लोगों के लिए जिम्मेदार तरीके से काम करती है। नहीं करती है तो फिर लोग धरना प्रदर्शन करके दबाव बनाते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन भी नियम और कानून के मुताबिक होना चाहिए, तभी वो मान्य है, अन्यथा फिर ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है हम लोगों का, वो लिंग बोध है। जेंडर के बारे में है। क्योंकि समाज में, यानी एक तरीके से कहें कि जो पॉलिटी के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस का टॉपिक तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब ये सब हिस्से आपकी जानकारी के लिए हैं। तो जेंडर के बारे में चर्चा की गई है। जेंडर का मतलब है यहाँ पर पुरुष और स्त्री का वर्गीकरण। पुरुष और स्त्री का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण जब बायोलॉजिकल आधार पर होता है तो उसको हम सेक्स कहते हैं कि कौन सा सेक्स है, मेल है या फीमेल है। ये कॉलम आता है, भरने के लिए भी आता है। और जब उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी उसमें चित्रण करते हैं तो वो जेंडर कहलाता है। तो इस तरीके से सेक्स और जेंडर इंग्लिश में दो अलग अलग शब्द होते हैं। हिंदी में केवल लिंग शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। पुरुष और स्त्री, ये दो प्रकार के लिंग भेद हैं। दो प्रकार के सेक्स हैं या दो प्रकार के जेंडर हैं। जब सेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब वो बायोलॉजिकल डिफरेंस बताता है, जीव वैज्ञानिक अंतर बताता है। और जब जेंडर शब्द का उपयोग करते हैं तो जीव वैज्ञानिक के साथ साथ सामाजिक आर्थिक बोध भी कराता है कि सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां हैं वो भी दोनों की अलग अलग रही हैं। तो इस आधार पर हम लोग इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं बच्चों, क्योंकि समाज में हम लोगों ने देखा है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की जो पूरी यात्रा है पुरुष और स्त्री की, वो सामान्यतः अलग अलग व्यवहारों से जुड़ी हुई है। जब बच्चा जन्म लेता है तो अगर मेल है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, फीमेल है तो समाज में देखा गया है कि उतनी खुशियां नहीं मनाई जाती। ऐसा जो सामाजिक प्रचलन है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं।
हर समाज में होता भी नहीं है, क्योंकि अब ये लिंग भेद खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन परंपरागत समाजों में ये लिंग भेद अभी भी बना हुआ है। जब बच्चे के पालन पोषण की बारी आती है, तो लड़के का पालन पोषण और लड़कियों के पालन पोषण में अंतर भी होता है। देखो, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है ही। लड़कों के बाल छोटे हैं, लड़कियों के बाल बड़े हैं, लड़कों के शारीरिक बनावट और लड़कियों की शारीरिक बनावट में अंतर है, वो तो एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है ही। लेकिन ये बायोलॉजिकल डिफरेंस ये नहीं कहता कि बच्चों की परवरिश में भी अंतर होना चाहिए। परवरिश तो एक जैसी होनी चाहिए। दोनों के लिए भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने, खेलने, कूदने सभी के अवसर एक जैसे उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही ये अंतर दिखलाई पड़ने लगता है। जो बच्चियां हैं, उन्हें खेलने के लिए गुड़िया और यानी डॉल और इस तरीके से उन्हें खिलौने दिए जाते हैं। उनके खिलौने ही अलग होते हैं। और जो बच्चे हैं, मेल बेबी हैं, उनके खिलौने अलग होते हैं। बॉल हो गई उनको खेलने के लिए, या फिर और तरह तरह के खिलौने हो गए। यानी दोनों के खिलौने में अंतर आ जाता है। यहीं से परवरिश में ही अंतर आ गया। जो बच्चियां हैं, उन्हें खेलने के लिए घर के खिलौने दिए जाते हैं, जैसे उसमें घर के बर्तन हैं और तमाम तरह तरह की चीज़ें हैं, उनके खिलौने अलग आते हैं। और जो बॉय हैं, उनके खेलने के खिलौने अलग आते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। जो बच्चियां हैं, उन्हें ज़्यादातर इंडोर गेम खिलाया जाता है। जो बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादातर आउटडोर गेम खिलाया जाता है। घर के बाहर उन्हें खेलने की अनुमति दी जाती है, बच्चियों को घर के भीतर खेलने की अनुमति दी जाती है। और यहीं से परवरिश के हर स्टेज में अंतर शुरू हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, उनका पहनावा अलग है। उनकी शिक्षा में भी अंतर देखने को मिलता है। हालाँकि अब धीरे-धीरे, हमने पहले भी कहा, धीरे-धीरे ये अंतर कम हो रहा है, मिट रहा है। लेकिन परंपरागत समाज में ये अंतर अभी भी बना हुआ है। लड़कियों को पढ़ने के लिए लड़कों की तुलना में कम आकर्षक अवसर दिए जाते हैं। लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक आकर्षक अवसर दिए जाते हैं। लड़कों को बड़े होने पर खेलने के भी अवसर होते हैं, लड़कियों को खेलने के अवसर नहीं होते। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अगर लड़की है, तो उसे घर के कामों में दक्ष बनाया जाता है। उसे घर के कार्यों में हिस्सेदारी उसकी बँटाई जाती है। जबकि लड़कों की हिस्सेदारी घर के कार्यों में नहीं होती। ये गलत है। दोनों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। घर में तो सभी रहते हैं ना, दोनों रहते हैं, लड़का हो या लड़की हो। तो घर के कार्य कैसे होते हैं, ये जानने का अवसर दोनों को मिलना चाहिए। केवल लड़कियों को नहीं, लेकिन गलत तरीका है। लड़कों को घर कैसे चलता है, घर के कार्य क्या होते हैं, इससे लड़कों को वंचित रखा जाता है, केवल लड़कियों को सिखाया जाता है। बाहर की गतिविधियां कैसे होती हैं, इसको केवल लड़कों को सिखाया जाता है, लड़कियों को वंचित रखा जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी इसी तरीके से भिन्न होते चले जाते हैं। मैंने कहा कि धीरे धीरे ये अंतर कम हो रहा है, लेकिन परंपरागत समाजों में, ग्रामीण समाज में, छोटे शहरों में अभी भी ये अंतर ज्यादातर विद्यमान है। और चूंकि पुरुष और स्त्री के साथ ये भेद है, और ये भेद फिर बड़े होते तक हो जाता है। विवाह में पुरुषों को ज्यादा अधिकार है महिलाओं की तुलना में। संपत्ति में पुरुषों को ज्यादा अधिकार है महिलाओं की तुलना में। और यहाँ तो धर्म आदि के आधार पर अलग अलग व्यवहार हैं। अगर पुरुष की डेथ होती है, तो कुछ धर्म में तो महिलाओं को पुरुष की संपत्ति में पूरा अधिकार भी नहीं मिलता। महिलाओं को द्वयम दर्जा दिया गया है। महिलाओं को बहुत निकृष्ट दर्जा दिया गया है। अब मैं नाम लेकर के नहीं बताना चाहता, लेकिन इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ, क्योंकि धर्म के आधार पर भी पुरुष और महिला में भेद है। धर्म के नाम पर महिलाओं को बंधनों में बांधा जाता है। महिलाओं के लिए तरह तरह के बंधन लगाए जाते हैं। महिलाएं अगर घर से बाहर निकलेंगी, तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भाई घूंघट महिलाएं निकालें, घूंघट निकाल करके बाहर निकलें। बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रामीण समाज में, परंपरागत समाजों में अभी भी प्रचलन है। इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि अगर महिलाएं घर से बाहर निकलें, तो या तो बुर्का पहने, नहीं बुर्का पहन रही हैं तो हिजाब पहने, बिना इसके घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये बंदिशें केवल महिलाओं पर हैं, पुरुषों पर कोई बंदिशें नहीं है। पुरुषों पर कोई बंदिशें नहीं है।
पुरुषों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये प्रतिबंध केवल महिलाओं पर लगाए गए हैं। तो चाहे संपत्ति में अधिकार देने की बात हो, चाहे संपत्ति के बंटवारे की बात हो, और चाहे महिलाओं के समान सम्मान की बात हो, पुरुष और स्त्री का भेद हर स्तर पर दिखलाई पड़ता है। पुरुषों को समाज में समान पुरुषों को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है महिलाओं की तुलना में। हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर गांव में कोई महिला प्रधान हो जाती है, तो भी प्रधान पति की अवधारणा है। महिला को कहा जाता है तुम घर में बैठो, पति ही जाकर के तुम्हारी जिम्मेदारी बाहर संभालेगा। क्यों संभालेगा भाई? प्रधान महिला चुनी गई है, तुम नहीं। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि पत्नी घर में बैठे और तुम प्रधान की जिम्मेदारी बाहर संभालोगे? तुम थोड़े ही प्रधान चुने गए हो, महिला चुनी गई है, वो जिम्मेदारी निभाएगी। लेकिन आज भी ऐसी शिकायतें, आज भी ऐसी समस्याएं देश के कोने कोने में सामने उत्पन्न होती रहती हैं। जो हमारा ये लिंग बोध का टॉपिक है, ये लिंग बोध का टॉपिक हमें इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताता है। ये जो एक कार्टून आपके यहाँ बनाया गया है, इसमें ये तमाम देखो, बैट बॉल, किताबें और पैंट और फ्रॉक कपड़े, ये तमाम सारी चीज़ें ये इसी तरीके के लिंग बोध को स्पष्ट करती हैं कि जो समाज में महिलाओं का परवरिश है और पुरुषों का परवरिश है, और पूरी सारी जीवनचर्या जो है वो हर स्टेज अलग अलग है। और कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर महिलाओं को शोषण का शिकार बनाया जाता है, महिलाओं को भेदभाव का शिकार बनाया जाता है, महिलाओं को असमानता का शिकार बनाया जाता है। और मजे की बात यह है, महिलाएं खुश हैं। मजे की बात यह है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है, और उन्हें इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये गलत हो रहा है उनके साथ। क्योंकि हमारा जो संविधान भी है, संविधान में पूरी तरीके से पुरुष और स्त्री समानता की बात की गई है। समाज में पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है। समाज में पुरुष और स्त्री को समान दर्जा दिया गया है। संविधान में समाज में पुरुष और स्त्री को समान दर्जा दिया गया है। और जहां जहां भी पुरुष और स्त्री में भेद हो सकता है, हर तरीके के भेद समाप्त किए गए हैं, जिनको लिंग भेद कहते हैं। संविधान लिंग भेद समापन की बातें करता है, और इस प्रावधान को लागू करने के लिए संविधान में जो मूल अधिकार में नीति निर्देशक तत्वों में, ये सब संविधान के भाग हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे एडवांस सेक्शन में। संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे पुरुष और महिला के बीच समानता सुनिश्चित की जा सके। इसको लागू करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं, जैसे महिलाओं को दहेज हत्या का शिकार बनाया जाता है, दहेज के लिए प्रताड़ना दी जाती है। कितनी शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए इस समाज के लोगों को, जो हाथ में कटोरा लिए खड़े रहते हैं और कहते हैं भाई मुझे इतना रुपए दहेज दे दो तब मैं शादी करूंगा। अरे अगर भीख मांगने का इतना शौक है तो सड़क के किनारे खड़े हो जाओ कटोरे लेकर के। बहुत लोग सड़क के किनारे कटोरे लेकर खड़े रहते हैं, तुम भी खड़े हो जाओ, माँ बाप सबको लेकर के, और मांगो जितनी भीख मांगनी है, मांगो जितनी भीख मांगनी है सड़क के किनारे खड़े होकर के। दहेज क्यों मांगते हो? लेकिन समाज में दहेज को एक मान्यता दे दी गई है परंपरागत रूप में। बिना दहेज के शादियां नहीं होती। और जितना पढ़ा लिखा समाज है उतना ही ज्यादा दहेज है। जब आईएएस आईपीएस आदमी बन जाता है तो बोरों में बिकता है वो, करोड़ों की बोलियां लगती हैं उसकी, खरीदा जाता है वो, दहेज के नाम पर खरीदा जाता है। दहेज के नाम पर महिलाएं बेची जाती हैं। ये जो मैं तो इसे भिक्षावृत्ति कहता हूं, मैं दहेज नहीं कहता। मैं कहता हूं ये भीख मांगना है। अगर आप दहेज मांगते हैं किसी से तो आप सबसे बड़े भिखारी हैं, चाहे आप आईएएस हो जाएं, चाहे आप आईपीएस हो जाएं, चाहे आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं। लेकिन अगर आपके मन में दहेज लेने की इच्छा है तो आपसे बड़ा भिखारी इस धरती पर नहीं है। और अगर ऐसे ही भीख मांगने की इच्छा है तो आईएएस वाला कोट और सूट पहनो और जाके सड़क के किनारे चौराहे पर खड़े हो जाओ कटोरा लेकर के, मांगो जितनी भीख मांगनी है तुम्हें।
तो ये जो दहेज है ये भिक्षावृत्ति है, लेकिन इस भिक्षावृत्ति का जो राक्षस है उसने समाज को जकड़ रखा है और अक्सर महिलाएं दहेज की प्रताड़ना की शिकार होती हैं। लेकिन इसके लिए आवाज महिलाओं को ही उठानी होगी। बहिष्कार कर दीजिए ऐसे लोगों का समाज में। नारीवादी आंदोलन होता है, हम कभी इसकी चर्चा आगे करेंगे, यहां नहीं करेंगे। नारीवादी आंदोलन होता है, नारियों को एक स्वर से इकट्ठा होकर के आवाज उठानी चाहिए कि अगर किसी भी परिवार से दहेज की मांग की जाती है, उस परिवार में मेरा विवाह नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। जो उपहार देना चाहते हैं हमारे परिवार के लोग, वो उपहार दे सकते हैं, और जो पुरुष परिवार के लोग हैं वो उपहार लें। उपहार लेने देने की मनाही नहीं है, और उपहार का मतलब है स्वेच्छा से दिया गया, स्वेच्छा से दिया गया, मांगा गया नहीं। अगर 1 रुपए की भी मांग किसी पुरुष परिवार का कोई व्यक्ति करता है, उस घर में विवाह नहीं होना चाहिए। भिखारी हैं, लालची हैं वो लोग जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं। लेकिन ये जागरूकता नारियों में लानी पड़ेगी। समाज में ऐसे लोगों का सार्वजनिक बहिष्कार करना पड़ेगा कि इस परिवार के लोग आए थे, उन्होंने भीख मांगी। ऐसे लोगों के नाम वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं। अब तो ऐसे लोगों के नाम सोशल मीडिया में प्रकाशित किए जाएं, जिससे उनको शर्मसार किया जा सके, समाज में शर्म से डूबने के लिए मजबूर किया जा सके। जब ऐसे लोगों को शर्मसार किया जाएगा तो दहेज जैसा दानव खत्म होगा। वरना दहेज रोकने के लिए कानून बनाया गया, 1961 में बनाया गया, आज का कानून नहीं है। लेकिन कानून की उम्र बढ़ती रही और दहेज प्रथा भी बढ़ती रही। दहेज रुका नहीं है, आज भी अनवरत जारी है, और जितना पढ़ा लिखा समाज है उसमें उतना ज्यादा दहेज है। ये बेहद दुर्भाग्य की बात है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए घरेलू महिला हिंसा अधिनियम भी बनाया गया। 2005-6 में घरेलू हिंसा महिला अधिनियम पारित किया गया कि महिलाएं घर में हिंसा की शिकार होती हैं, अपनी बात नहीं कह पाती किसी से। तो अगर घरेलू हिंसा का शिकार हैं, बहू शिकार होती है, सास ननद इन लोगों की हिंसा का, या सास शिकार होती है बहू की हिंसा का, या कोई भी महिला कोई भी हो, सास हो, बहू हो, ननद हो, कोई भी हो, अगर वो हिंसा का शिकार है तो वो अपनी शिकायत कर सकती है। तो घरेलू महिला को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कानून बनाया गया। पहले तो उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित किया, और जब उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित किया, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, तब अब संसद ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, पॉश एक्ट बना दिया 2013 में। तो इससे महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायतों नगर पालिकाओं में। महिलाओं के लिए अब नारी वंदन अधिनियम पारित कर दिया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया गया 2023 में। और महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में भी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। हालांकि वो अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि लागू होगा जो जनगणना होने वाली है, उस जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसके बाद लागू होगा। इसका मतलब यह है कि संविधान के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए तरह तरह के कदम उठाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी महिलाओं की दशा अपेक्षा के अनुरूप सुधरी नहीं है। हाँ, अगर हम लोग बात करें तो समय के साथ परिवर्तन आया है, समय के साथ चेंजेस आए हैं, लेकिन जो आवश्यक परिवर्तन है उस आवश्यक परिवर्तन से अभी भी हम वंचित हैं। जैसे 1961 में जो साक्षरता थी, पुरुष की साक्षरता थी और महिला की साक्षरता थी, वो 40% पुरुष की साक्षरता दर थी और महिला की 15%। पॉइंट में नहीं ले रहा हूं, लगभग में ले रहा हूं। पुरुष की लगभग साक्षरता 40% थी और महिलाओं की 15% थी। आपके एनसीईआरटी में 2001 का डेटा दिया गया है, पुराना डेटा है। मैं 2011 का डेटा आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि 2001 पुरानी बात हो गई। 2011 में ये डेटा बढ़ गया, जो पुरुषों की साक्षरता है वो लगभग 82% हो गई, और जो महिला की साक्षरता है वो लगभग 65% हो गई। लगभग की बात है, दशमलव वाला पॉइंट में नहीं ले रहा हूं। इसका मतलब है देखो, सुधार आया है,
महिलाओं की 15% साक्षरता थी 1961 में, वो बढ़ के 65% हो गई। पुरुषों की 40% थी, वो बढ़ कर के 82% हो गई। तो सुधार तो आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत दूरी तय करनी है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार अभी 35% महिलाएं निरक्षर हैं और एक बहुत बड़ी संख्या है महिलाओं की। हालांकि इसके बाद भी आंकड़े बढ़े हैं, क्योंकि अब 2011 के बाद जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। तो अब होने जा रही है, तो हमें एग्जैक्ट स्थिति पता चलेगी कि क्या है। लेकिन हाँ, ये आंकड़ा बढ़ा है, इसका मतलब है दिन प्रतिदिन साक्षरता दर भी महिलाओं की बढ़ रही है। और अच्छी बात यह है कि अब महिलाएं स्वयं आगे आ रही हैं और स्वयं आगे आकर के अच्छे परिणाम दे रही हैं। जैसे देखो, कुछ एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है वो मैं लेकर के आया हूँ। देखो, खेती में, जैसे ये खेती में महिलाएं काम कर रही हैं, कृषि में काम कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80% से ऊपर महिलाएं, 80% से ऊपर जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में कार्य करती हैं। तो कृषि आजीविका का साधन है, अच्छी बात है। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी निभा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि पुरुष प्रधान समाज में अगर महिलाएं 80% से ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं तो बहुत बड़ा रोल है। एक महिला का एग्जाम्पल दिया गया है, 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा का एग्जाम्पल दिया गया है। ये पहली लोको पायलट है। ये महिला झारखंड के आदिवासी समाज से आती हैं ये महिला, और इन्होंने समाज की परंपरागत रूढ़ियों और मान्यताओं को तोड़ते हुए, क्योंकि अभी तक जो ट्रेन के ड्राइवर बनते थे, लोको पायलट कहते हैं उन्हें, अच्छा नाम है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सामान्य भाषा में जो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर होते हैं, वो ट्रेन के जो ड्राइवर हैं अभी तक केवल पुरुष हुआ करते थे। लेकिन महिलाओं ने उन भ्रांतियों को तोड़ा है, जो परंपरागत भ्रांतियां थी, और अब वे ट्रेन भी चलाती हैं। इसी तरीके से और भी महिलाएं हैं जो धीरे धीरे समाज में अपने लिए आगे भूमिका निभा रही हैं। एक राम सुंदरी का एग्जाम्पल दिया गया है, आमार जीबोन। आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है आमार जीबोन का, राम सुंदरी देवी। ये पश्चिम बंगाल से आती हैं। इन्होंने पहली बार, ये पहली महिला हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, वरना पुरुष अपनी आत्मकथा लिखते रहे हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते रहे हैं, छपवाते रहे हैं। लेकिन ये पहली महिला के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है, आमार जीबोन। आमार मतलब हमारा, जीबोन मतलब जीवन, हमारा जीवन। राम सुंदरी देवी ने लिखा है। नहीं पढ़ी लिखी थी, कम पढ़ी लिखी थी, और परिवार में जो बाकी लोग पढ़ा लिखा करते थे, वो उनसे, वो जिस तरीके से बोलते थे, जिस तरीके से पढ़ते थे, उनकी किताबें चुरा चुरा करके, छिप छिप करके पढ़ा करती थी। जब परिवार के सदस्य बाहर चले जाते थे तो घर के कामों से उन्हें जो फुर्सत मिलती थी उसमें वो लिखा पढ़ा करती थी, और घर में छिप छिप कर उन्होंने पढ़ाई की। अक्षर बोल बोल के, अक्षरों से मिलान कर करके उन्होंने पढ़ाई की, और उस पढ़ाई से उन्होंने अपने अपने को साक्षर बनाया, पढ़ा लिखा बनाया, और उन्होंने अपनी खुद की जीवनी लिखी, आमार जीबोन। हालांकि जो महिलाएं सार्वजनिक जीवन में कार्य करती हैं, बाहर अपनी भूमिका निभाती हैं, उन्हें प्रायः दोहरे दबाव का सामना करना पड़ता है। एक तो घर की जिम्मेदारियां तो उन पर होती ही हैं कि घर की जिम्मेदारियां उन्हें निभानी है, और साथ ही साथ उन्हें बाहर के दबाव का भी सामना करना पड़ता है, बाहर की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं उन्हें। यानी एक तरीके से कहें, उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि महिलाएं इस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही हैं, और समाज में कुछ नया कर रही हैं। और अब तो ये तो मान लो एनसीईआरटी की बुक है, पुरानी लिखी गई है, लेकिन अब तो महिलाएं फाइटर पायलट हैं, नेवी के वारशिप, हमारी वारशिप चलाती हैं, वारशिप की क्रू मेंबर्स हैं, फाइटर प्लेन चलाती हैं, फाइटर पायलट हैं, और फ्रंट लाइन पर युद्ध लड़ने का जो फ्रंट लाइन ट्रूप होता है उसकी मेंबर है। यानी जीवन का कोई भी क्षेत्र अब ऐसा नहीं है
जहाँ महिलाएं अग्रणी भूमिका नहीं निभा रही हैं। हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि 2 महिला सैनिकों ने किस तरीके से पूरे ऑपरेशन सिंदूर की लीडरशिप के साथ मिलकर के काम किया और पूरे ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से मैनेज किया, कम्युनिकेट किया, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छे तरीके का मैनेजमेंट है कि जो ऑपरेशन सेना चला रही है उसको बाहर कैसे कम्युनिकेट किया जाए, बाहर के दबावों का, पत्रकारों के दबावों का कैसे सामना किया जाए। आसान कार्य नहीं है ये। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक प्रभावी भूमिका निभाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो अब जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समाज का अभी भी एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा क्षेत्र है, दूर-दराज क्षेत्रों में, गाँव में रहने वाला, छोटे शहरों में रहने वाला या बड़े शहरों में भी रहने वाला, लेकिन बेहद परंपरागत सोच वाला, जहाँ महिलाओं को अभी भी पूरी तरीके से बाहर निकल कर कार्य करने की पूरी छूट नहीं है। ये चिंता की बात है। तो इसके लिए हमें समाज के सोच को बदलने की ज़रूरत है, समाज के चिंतन को परिवर्तित करने की आवश्यकता है और जैसे-जैसे समाज में ये चिंतन बदलेगा, सोच बदलेगी, ये लोगों का नज़रिया भी बदलेगा और महिलाओं की स्वयं के प्रति सोच बदलेगी, महिलाओं में स्वावलंबन की भावना जगेगी, आत्मनिर्भरता की शक्ति जगेगी और महिलाएँ भी धीरे-धीरे अपने अंदर उद्यमिता का विकास कर पाएँगी और आज भी कर रही हैं, बहुत तेज़ी से कर रही हैं। हालाँकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे ये बताया गया है कि बहुत सारे अवसरों पर, जैसे देखो ये एक महिला का चित्र बनाया गया है यहाँ पर, जिनको बताया गया कि ये इनके जो सत्या रानी का है ये सत्या रानी है। इनकी बेटी दहेज हत्या का शिकार हो गई, दहेज हत्या का शिकार हो गई और ये उच्चतम न्यायालय की सीढ़ियों पर ये बैठी हुई न्याय का इंतज़ार कर रही हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस देश में न्याय पाना बेहद महँगा है, बेहद जटिल है। हालाँकि इसकी बात ना ही की जाए तो अच्छा है। आपकी एक एनसीईआरटी की किताब में, अभी नई वाली में, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का टॉपिक था, बड़ा विवाद उठ गया। उच्चतम न्यायालय ने उसको लेकर के संज्ञान, बहुत शोर मचाया, जबकि बेहद गलत बात है। उच्चतम न्यायालय को स्वयं को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, स्वयं की निगरानी करने की ज़रूरत है। मैंने तो न्यायपालिका को बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार का मतलब जजेस का भ्रष्टाचार नहीं है। न्यायपालिका एक पूरे तंत्र पर काम करती है, उसमें पुलिस भी है, वकील भी है, तमाम सारे लोग मिलकर के काम करते हैं। अगर इन सारी बातों को देखा जाए तो अम, कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हैं। उच्चतम न्यायालय में कुछ ऐसे वकील हैं, जिनको एक-एक राज्य की सरकार, जैसे पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने 80 करोड़ से ज़्यादा फ़ीस 2-3 वकीलों को दी है सुप्रीम कोर्ट में। 80 करोड़ से ज़्यादा फ़ीस सरकारी खजाने से गई है सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को। आप इस अमाउंट को समझ रहे हैं? एक सरकार के द्वारा 80 करोड़ से ज़्यादा की फ़ीस देना, क्या ये मन में संदेह नहीं पैदा करता? मेरे दिमाग में तो तरह-तरह के सवाल पैदा होते हैं, लेकिन मैं वो सवाल शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सार्वजनिक रूप से शेयर करना ठीक नहीं है। हालाँकि इस फ़ीस पर सवाल बहुत हैं और मेरे जो सवाल हैं, वो सवाल नहीं, वास्तव में वो तथ्य हैं, सत्य हैं, लेकिन मैं उनको सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करना चाहता। ऐसे ही जो वकीलों की मोटी-मोटी फ़ीस है, एक-एक केस में 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए फ़ीस ली जाती है। क्या आपको ये जेन्युइन नज़र आता है? अगर कोई डॉक्टर इन्हीं वकील का ऑपरेशन करने के लिए 5 करोड़ फ़ीस माँग ले तो? तब तो पूरे देश में तहलका मच जाएगा, त्राहि-त्राहि मच जाएगी कि डॉक्टर लुटेरा हो गया। और ये लुटेरे नहीं हैं, एक मामले में 5 करोड़, 10 करोड़ की रुपए की फ़ीस ले ले रहे हैं। ये लुटेरे नहीं हैं, केवल डॉक्टर ही लुटेरा होगा, अगर डॉक्टर 5 करोड़ की फ़ीस माँग ले तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर को माँगना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तुलना तो करो। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर नियंत्रण तो करो। जब इतनी
हवस होगी पैसा लेने की न्यायपालिका में बैठे लोगों को, न्याय में सुधार कहाँ से आएगा? न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार कैसे नहीं होगा? पुलिस तंत्र पर काम करती है पूरी न्यायपालिका, बिना पुलिस के सहयोग से काम नहीं कर सकती न्यायपालिका। क्या पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं है? वो तो सामने दिखता है। अब तो चौराहों पर पुलिस वालों ने वसूली करना बंद कर दिया, वरना पहले तो साफ-साफ वसूली दिखा करती थी। अब इसलिए नहीं होती क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो में कैप्चर हो जाएँगे। अब बंद पैकेट में आता है, अब खुली हथेली में नहीं लिया जाता, अंतर इतना है। लेकिन आना कम नहीं हुआ है और ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं और ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ न्यायाधीश नहीं जानता, वो भी इसी समाज का अंग है, वो भी इसी समाज से गया हुआ है। लेकिन जब बात विषय की आती है, मुद्दों की आती है तो प्रमाण माँगा जाता है। अब आप कहाँ से सबूत इकट्ठे करके लाएँगे? और ऐसे सबूत इकट्ठे करके लाइए जो न्यायपालिका में ठहर सकें, क्योंकि दूसरा वकील आपके सबूतों की धज्जियाँ उड़ाएगा। और न्यायपालिका में तो बस संदेह पैदा करना है, आदमी बरी हो जाता है। न्यायपालिका के खेल भी बड़े निराले हैं। एनीवे हम लोग उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जो सत्या रानी का दर्द दिखाया गया है, एक माँ का दर्द दिखाया गया है कि वो दहेज हत्या में जो उसकी बेटी मारी गई, वो उसके लिए न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रही है। उच्चतम न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। मेरे पास एक केस की फाइल मैंने देखी थी, मेरे पास आई थी, 2006 की बात है, 2006 की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल थी और वो मुकदमा 1938 में दर्ज हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 1938 का मुकदमा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो मुकदमा 2006 में पेंडिंग था, चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ मैंने इसके बाद कोई रुचि भी नहीं ली, कोई जानकारी भी नहीं ली। 1938 से 2006 इस बात का मैं साक्षी हूँ, क्योंकि वो फाइल मेरे हाथ में थी। वो फाइल मेरे हाथ में थी। ऐसे ही कितने मुकदमे न्यायपालिका में पेंडिंग है, 5.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है और उन 5.25 करोड़ पेंडेंसी को दूर करने के लिए चिंता किसी को नहीं है इस देश में। न्यायाधीशों को तो कम से कम चिंता करनी चाहिए, उनके कंधों पर न्याय देने का बोझ सोचना चाहिए। एनीवे तो अब उधर हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो बुक है वो उस डायमेंशन को कवर नहीं करती, वरना टॉपिक तो बहुत रेलेवेंट है आज के संबंध में। लेकिन चूँकि वो डायमेंशन कवर नहीं है इसलिए उस डायमेंशन को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। केवल महिलाओं की समस्या ही हम यहाँ पर चिन्हित कर रहे हैं। तो बच्चों ये जेंडर बोध के बारे में है। अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो महिला आंदोलन होते हैं। ये देखो महिला आंदोलन का चित्र है। तरह-तरह के महिला आंदोलन होते रहे हैं। भारत में भी हुए हैं, विदेशों में भी महिलाओं ने अपने लिए आंदोलन किया है। जैसे आंध्र प्रदेश में अरक विरोधी आंदोलन था, एक अरक विरोधी आंदोलन था, अरक मूवमेंट था, यानी जो देशी शराब होती है उसको अरक कहते हैं। कच्ची शराब, देशी शराब जो होती है उसको अरक कहते हैं, जो बिना अच्छे प्रोसेस के बनाई जाती है। तो पुरुष सदस्यों चूँकि सरकारें ठेके देती थीं और खूब बँटता था, तो महिलाएँ सबसे ज़्यादा शिकार होती थीं, पुरुष शराब पीते थे। तो महिलाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उसी तरीके से अलग-अलग तरीके से दहेज विरोधी आंदोलन भी महिलाओं ने किया। जगह-जगह अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध महिलाओं ने आंदोलन किए। उत्तर प्रदेश में गुलाबी गैंग बनाया गया है, तो वो भी काम करता है महिलाओं की समस्या पर। अगर किसी महिला की कोई समस्या है तो महिलाओं के लिए आंदोलन करता है, उठ खड़ा होता है। तो इस तरीके के व्यवहार किए गए हैं महिलाओं के द्वारा और महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई खुद भी लड़ी है। तो ये जेंडर जस्टिस के बारे में है, जेंडर बोध के बारे में है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका वो है संचार साधन और विज्ञापन। अब संचार साधन का मतलब है कम्युनिकेशन मीन्स का मतलब है हम आप एक दूसरे से जैसे संचार करते हैं। हम आप एक दूसरे से संवाद करते हैं, ये संचार है।
और ये संचार साधनों के बिना नहीं हो सकता। आमने-सामने है तो हवा हमारे लिए संचार का साधन है, क्योंकि अगर हमको और आपको बिना हवा के बैठा दिया जाए, निर्वात में बैठा दिया जाए, तो आप हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते, हम आपकी नहीं सुन सकते। तो हवा साधन है वहाँ पर। दूर हैं, जैसे आप हमें सुन रहे हैं, आप हमारे सामने नहीं हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक साधन है। इस इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से आप तक हमारी आवाज़ जा रही है, आप तक हमारी बात जा रही है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक साधन है, संचार संसाधन है, और यहाँ पर इन संचार साधनों के विषय में ये बताया गया है। अलग-अलग संचार साधन है। ये एक आधुनिक संचार साधनों का दृश्य है। ये यहाँ पर एक स्थानीय संचार माध्यम के बारे में बताया गया है। जो उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला है, वहाँ पर एक जो आदिवासी महिलाएँ हैं, वो लहरिया नाम का एक समाचार पत्र चलाती हैं। लहरिया नाम का एक समाचार पत्र चलाती हैं, और उस समाचार पत्र के माध्यम से वो लोगों को तरह-तरह की जानकारियाँ देती हैं। 15-15 दिन में छपता है, ऐसा इसमें बताया गया है, बुंदेली भाषा में। तो संचार साधनों में इलेक्ट्रॉनिक साधन भी हैं। आज सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं। इनको हम लोग मीडिया कहते हैं, मीडियम से बना है, माध्यम यानी मीडिया कहलाता है। समाचार पत्र होते हैं, जैसे आप द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, तरह-तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, वो सारी चीज़ें हैं। फ़ोन है, इंटरनेट है, व्हाट्सऐप है, इत्यादि तरह-तरह के संचार साधन हैं। आप इन तमाम संचार साधनों के माध्यम से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, और इन संचार साधनों के माध्यम से हम देश-विदेश की जानकारियाँ अर्जित करते हैं, विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। न केवल देश-विदेश की जानकारियाँ अर्जित करते हैं, बल्कि विचारों का आदान-प्रदान भी करते हैं, और विचारों के इस आदान-प्रदान से जो हमारा सामाजिक तंत्र है, हमारा सामाजिक तंत्र मजबूत होता है, हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। क्योंकि लोकतंत्र में हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और मिल करके सरकार बनाते और चलाते हैं। और अगर संचार तंत्र मजबूत नहीं होगा, तो एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होगा, एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा, और एक दूसरे का कनेक्शन नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, तो सामूहिकता नहीं होगी, और मिलजुल कर कार्य करने की भावना नहीं होगी। इसलिए जो संचार तंत्र है, उस संचार तंत्र के माध्यम से ये लोकतंत्र को भी मजबूती दी जाती है। इसीलिए आप देखें, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, और इन सबको मास मीडिया भी कहते हैं। मास मीडिया यानी जन संचार का साधन कहते हैं। मास मीडिया कहते हैं। मास मीडिया का मतलब है जो व्यापक रूप में लोगों को अ, प्रभावित करता है। जैसे टेलीविज़न पर न्यूज़ चल रही है, तो एक साथ पूरी दुनिया सुन रही है। समाचार पत्र में खबर छप रही है, तो एक साथ पूरी दुनिया पढ़ रही है। तो ये मास मीडिया है, जो काफ़ी मात्रा में लोगों को एक साथ सुनाता है, समझाता है, प्रभावित करता है। और अगर हम टेलीफ़ोन पे आपसे बात कर रहे हैं, तो ये मास मीडिया नहीं है। ये मास मीडिया नहीं है, टेलीफ़ोन पर आपसे बात करना, क्योंकि केवल हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, या हो सकता है 2-4 और लोगों को हमने कॉल में जोड़ लिया, अब तो ये भी सुविधा आती है। तो इससे बहुत ज़्यादा लोग नहीं प्रभावित हो रहे हैं, 2 ही 4 लोग सुन रहे हैं आपस में। लेकिन मीडिया है, समाचार पत्र है, टीवी है, समाचार पत्र है, इंटरनेट है, एक खबर छपी सबने पढ़ लिया। तो ये मास मीडिया के साधन कहलाते हैं, जनसंचार कहते हैं। हिंदी में इसको जनसंचार कहते हैं। जनसंचार का साधन कहते हैं। तो जनसंचार का साधन छोटे स्तर से लेकर के और व्यापक राष्ट्रीय स्तर तक विकसित होता है। जैसे आप देखो, कुछ न्यूज़पेपर होते हैं वो एक स्टेट में बँटते हैं, कुछ न्यूज़पेपर होते हैं पूरे देश में बँटते हैं, ऐसे भी हैं। कुछ टीवी चैनल हैं जो एक स्टेट में पॉपुलर हैं, कुछ टीवी चैनल हैं जो पूरे देश में और विदेशों में पॉपुलर हैं। तो इस तरीके से संचार साधनों का अपना एक दायरा है, अपना एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में वो अपनी उन्होंने एक कवरेज बना रखी है, और लोगों तक अपनी बातें पहुँचाते हैं,
और लोगों के भी आपस में विचारों का आदान-प्रदान सुलभ बनाते हैं। जैसे ट्विटर है, अब एक्स कहते हैं उसे, फेसबुक है, तो आप इन सब के माध्यम से बहुत सारे लोगों से एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हालाँकि अब इनका दुरुपयोग भी होता है, इसलिए आपको दुरुपयोग से बचने की भी ज़रूरत है। मेरे नाम से आधा दर्जन से ज़्यादा टेलीग्राम पर फर्जी अ आईडी बना कर के लोग न जाने क्या-क्या कर रहे हैं, और फ़ेसबुक पर कभी-कभी लोग फर्जी आईडी बना देते हैं, मैं कंप्लेन करता हूँ, वो रुकती है, दूसरी बन जाती है। तो लोग इस तरीके से इस प्रकार के घटनाओं के शिकार भी होते हैं, क्योंकि दुरुपयोग भी किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक साधनों में अब तो ये बड़ी चुनौती है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग सतर्कता के साथ करना चाहिए, और सरकार ने इसके सुरक्षा के लिए मानक और नियम बनाए हैं, उसकी हमें जानकारी रखनी चाहिए, जिससे अभी कभी भी कोई संकट आवे तो हम सरकार के साथ कनेक्ट कर सकें और ऐसे अपराध और ऐसे गलत कार्यों के विरुद्ध हम शिकायत कर सकें। अब अगला जो टॉपिक है इसमें, वो विज्ञापन और बाज़ार के बारे में है। कि संचार साधनों के माध्यम से हम विज्ञापन भी करते हैं वस्तुओं का, और बाज़ार में वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है। जैसे ये बाज़ार दिखाया गया, तो ये एक मॉल दिखाया गया, एक लोकल मार्केट होती है, छोटी मार्केट होती है, स्थानीय बाज़ार होता है, या एक साप्ताहिक बाज़ार होता है। ये तो मॉल है एक, लेकिन इसके अलावा स्थानीय बाज़ार होता है, जो किसी भी लोकल लेवल पर लगता है। एक साप्ताहिक बाज़ार होता है, जो सप्ताह में एक-एक बार लगता है। इस तरीके के मार्केट के कॉन्सेप्ट होते हैं हम लोगों के यहाँ, आपके आस-पास भी होंगे। जो साप्ताहिक बाज़ार है, वहाँ भी वस्तुएँ सप्ताह में एक बार बिकने आती हैं। स्थानीय बाज़ार में मिलती रहती हैं, रेगुलर कनेक्टिविटी रहती है। मॉल में चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रांडेड वस्तुओं को बेचा जाता है ज़्यादातर। स्थानीय बाज़ार में, साप्ताहिक बाज़ार में ब्रांडेड भी और नॉन ब्रांडेड आइटम भी बिकते हैं, और जो मॉल है वहाँ ज़्यादातर ब्रांडेड आइटम बिकते हैं। ब्रांडेड आइटम का मतलब ये है कि जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, नाम से, गुणवत्ता से, या किसी अलग विशेषता से अपनी एक पहचान बनाई है, तो उसको ब्रांड कहते हैं। तो किसी भी उत्पाद की जो पहचान है वो ब्रांड कहलाती है। अगर लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसका महत्व बढ़ता जाता है। हम कहते हैं ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो मॉल में ज़्यादातर ब्रांडेड वस्तुएँ मिलती हैं, बाकी बाज़ारों में ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। अब देखो जी, ये प्रचार का दिखाया गया है, ये टॉप टेस्ट दाल, आपके जो प्रचार आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, वही मैंने कवर किया है इसको। तो टॉप टेस्ट दाल, यानी दाल का प्रचार किया जा रहा है, एक ब्रांड बनाया गया, टॉप टेस्ट ब्रांड बनाया गया, और दाल बेची जा रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर बिना ब्रांड के दाल बेची जाए और ब्रांड के नाम पर बेची जाए, तो 2 तरीके के उपभोक्ता होते हैं, ग्राहक होते हैं, खरीदार होते हैं। एक होते हैं जो अपने बजट को देखते हैं कि भई बजट में हम चीज़ें लें, तो बजट में लेने का मतलब है कि नॉन ब्रांडेड चीज़ें सस्ती होती हैं। जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, चूँकि उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, तो वस्तु की कीमत के साथ-साथ वो अपने पहचान की कीमत भी लेते हैं, और अपनी पहचान को और बढ़ाने के लिए वो प्रचार का सहारा लेते हैं, विज्ञापन का सहारा लेते हैं। फ़िल्मी सितारों से और सबसे मिल कर के विज्ञापन कराते हैं। महँगा-महँगा पैसा खर्च करते हैं विज्ञापन में। तो वो जो विज्ञापन का पैसा है, वो कहाँ से वसूलेंगे? हम ही से वसूलेंगे। तो ब्रांडेड आइटम की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें, जो ब्रांड कॉन्शियस हैं, यानी वे केवल ब्रांड की वस्तुएँ खरीदना चाहते हैं, तो वो अधिक पैसा लेकर के सामान खरीद सकते हैं। और जिन लोगों को केवल सामान से मतलब है, ब्रांड से मतलब नहीं है, तो कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो बाज़ार में हर तरीके की वस्तुएँ सामान्यतः उपलब्ध रहती हैं, और उन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जा सकता है। जो महिलाएँ हैं, वे स्वयं भी स्थानीय स्तर पर उत्पाद निर्मित करती हैं। जैसे गाँव में आप देखें तो अचार, चटनी, पापड़ बना कर के बेचे जाते हैं। तो स्थानीय स्तर पर महिलाएँ इकट्ठी होकर अचार, चटनी, पापड़ बना कर के बेचती हैं। उसका कोई नाम नहीं होता। और वहीं लिज्जत पापड़, हल्दीराम का पापड़ और इस तरीके से ब्रांड वाले पापड़ बिकें, तो आप किसे प्राथमिकता दोगे? वैल्यू में अंतर होगा, ब्रांड में अंतर होगा,
हो सकता है टेस्ट नॉन ब्रांडेड आइटम का बेहतर हो, तो आप किस ओर जाएँगे? ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास चयन की स्वतंत्रता है, तो वो अपनी चयन की स्वतंत्रता के हिसाब से वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इसीलिए ये बाज़ार और विज्ञापन का चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है, ये समझने के लिए कि बाज़ार कैसे काम करता है, प्रतिस्पर्धा के आधार पर काम करता है, लोगों के चयन के आधार पर काम करता है, माँग और पूर्ति के आधार पर काम करता है। बाज़ार में उन्हीं वस्तुओं की आपूर्ति ज़्यादा होगी जिसकी माँग अधिक होगी। जिसकी माँग अधिक नहीं होगी, उस चीज़ की आपूर्ति भी कम होगी, लोग उसे कम बेचेंगे। जिसे लोग ज़्यादा खरीदेंगे, लोग ज़्यादा बेचेंगे। सिंपल सी बात है। तो जैसे गर्मी आती है, तो फ़ैन, कूलर, एसी की डिमांड बढ़ जाती है। ठंड आती है, तो इसकी डिमांड नहीं रह जाती, मार्केट से गायब हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। फिर हीटर, ब्लोअर, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। जब गर्मी आती है, तो हल्के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। जब सर्दी आती है, तो स्वेटर, जैकेट, ऐसे कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसे-जैसे डिमांड, जैसे-जैसे नीड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, वैसे-वैसे सप्लाई चेन चेंज होती रहती है, और वैसे-वैसे मार्केट की चेन चेंज होती रहती है। और इस तरीके से जो मार्केट मैकेनिज़्म है, वो एक डायनामिक फिनोमेना है, एक गतिशील व्यवस्था है, स्थिर नहीं है। इसीलिए कहते हैं बाज़ार प्रतिस्पर्धा में काम करता है। कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता प्रधान सेवाएँ उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। और इस जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, ग्राहकों को उतना अधिक फ़ायदा होगा। कम प्रतिस्पर्धा होगी, तो मोनोपोली होगी, एकाधिकार होगी किसी व्यक्ति का किसी उत्पाद पर, तो मनमानी कीमत पर बेचेगा सामान। लेकिन अगर एक ही इस उत्पाद के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो हर प्लेयर दूसरे से अपने को आगे ले जाने के लिए ₹1 ₹2 कम में बेचेगा, ₹10 कम में बेचेगा। तो ऐसे करते-करते प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और फ़ायदा अंततः ग्राहकों का होगा। इसलिए बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का होना ज़रूरी है। किसी एक का एकाधिकार होना ज़रूरी नहीं है। जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, उपभोक्ताओं का, ग्राहकों का उतना अधिक लाभ होगा। यानी बाज़ार भी लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए और लोगों की चयन की स्वतंत्रताओं पर चलना चाहिए। हालाँकि गड़बड़ियाँ हो सकती हैं किसी भी लेवल पर, उस गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज्य को एक नियंत्रणकारी इकाई के रूप में रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में भी करप्शन तो कहीं भी हो सकता है। बाज़ार में कोई करप्शन करे तो, बाज़ार में कोई धोखाधड़ी करे करे तो, कोई फ्रॉड करे तो, जैसे मिलावटी सामान बेचे जाते हैं। अभी होली, दीपावली जैसे त्योहार आते हैं, तो मिलावटी दूध के मिठाइयाँ, मिलावटी पनीर, मिलावटी खोए सब बिकने लगते हैं। तो बाज़ार में तो नैतिकता का अभाव भी है। इस नैतिकता के अभाव को रोकने के लिए राज्य को नियंत्रण रखना होगा, जिससे बाजार नैतिकता के आधार पर काम करे। और सबसे अच्छी बात है कि लोकतंत्र है हमारे देश में, तो लोकतंत्र को स्वयं, लोकतंत्र में लोगों को स्वयं नैतिकता का परिचय देना होगा। तभी बाजार और स्टेट सारे मैकेनिज्म अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो बच्चों, इतने ही छोटे छोटे से टॉपिक थे। इन टॉपिक का मकसद केवल इन कॉन्सेप्ट्स को समझना था, जो कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिए गए हैं। दायरा और बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि जैसे मैंने राज्य सरकार पढ़ा, तो राज्य सरकार को और डिटेल में पढ़ा जा सकता था। लेकिन चूँकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए हमने केवल उतना ही डिस्कशन रखा, जो डिस्कशन आपकी बुक में दिया गया है। उस बुक से बाहर मैं नहीं गया। तो केवल बुक के दायरे में रहकर ही हम लोगों ने ये डिस्कशन कवर किया है। और केवल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने चर्चा की। हमने पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी की किताब हम ले आएँ और एक-एक लाइन पढ़ कर के सुनाएँ। बल्कि एनसीईआरटी का मतलब है कि एनसीईआरटी की बुक में जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लें। तो यही मकसद है हमारा एनसीईआरटी पढ़ने का। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, और फिर नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नई बुक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।